जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का हमने मैराथन सेशन कवर किया। आप बच्चों के कमेंट सेक्शन में रिस्पांस देख के ही मैंने आज एक और लेक्चर आपके लिए बनाया, दैट इज हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें हम जम्मू कश्मीर के कल्चर को अच्छी तरह से कवर करेंगे, हेरिटेज साइट्स को कवर करेंगे जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो मेरे ध्यान से सुनो, जम्मू कश्मीर का कल्चर पढ़ाने में ना 20 30 35 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। बट हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जेकेएसएसबी जहां जहां से पूछती है कल्चर के वो एस्पेक्ट, कितनी डेप्थ में जाना है, वो सब चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस पोर्शन। आपको एक बिल्कुल कमांड आ जाएगा और जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक इस टॉपिक में से आए हैं वो सब भी आप पढ़ चुके होंगे, ये मैं आपको एश्योर करूंगा। बट आपको कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को देखना है। मैं सब कुछ कवर करवाऊंगा, जो जो पर्सनैलिटी, कल्चरल पर्सनैलिटीज थी हम उनको देखेंगे, फिर हम आर्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे डांसेस देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है हमारी, फिर लैंग्वेजेस को समझेंगे कि इस लैंग्वेज में क्या है। और भी बहुत सी चीजें जो जो कल्चर का पार्ट बनती हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट आई आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग ना मतलब जेन्युइनली अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा पेन डाउन करते चलोगे। इस सेशन के बाद आपको ये टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहीं और से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल्चरल पर्सनैलिटीज की बात करेंगे, ठीक है। कल्चरल पर्सनैलिटीज मतलब वो पर्सनैलिटीज जिनकी हमारी कल्चरल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। उनमें सबसे पहला नाम आता है नंद ऋषि का, ठीक है। नंद ऋषि जो जो पढ़ाऊंगा ना, बस जो एग्जाम में पूछा गया है वही चीजें समझ लेना, ठीक है। और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। नंद ऋषि के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, नंद ऋषि का पूरा नाम था शेख, क्या नाम था, शेख नूर उद्दीन नूरानी, ठीक है। नूर उद्दीन नूरानी। बहुत सी चीजें आपने ऑलरेडी भी पढ़ी होंगी बट एक फ्लो में पढ़ेंगे। शेख नूर उद्दीन नूरानी का ही नाम है बेसिकली नंद ऋषि। इन्हीं को आलमधर ए कश्मीर कहते हैं। आलमधर ए कश्मीर भी इन्हीं को ही बोला गया है, ठीक है। अब इनकी क्या खासियत है, बेसिकली इन्होंने ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया था। किसको फाउंड किया था? ऋषि ऑर्डर को फाउंड करने वाले बेसिकली ये कौन थे? एक सूफी संत थे, कश्मीरी सूफी संत थे, एक पोइट थे और इस्लाम को प्रीच करने वाले थे। शेख नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है। इन्होंने, इनको नंद ऋषि भी कहते हैं, आलमदर ए कश्मीर भी कहते हैं, और ऋषि ऑर्डर को इन्होंने ही फाउंड किया था। जिस फॉर्म में ये अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखते थे, जिस फॉर्म में अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखते थे, उस फॉर्म को बोला, लिटरेरी फॉर्म को बोला जाता है श्रुक्स। तो एग्जाम में आ सकता है कि श्रुक्स जो लिटरेरी फॉर्म है उनमें कौन लिखते थे? शेख नूरुद्दीन नूरानी लिखते थे। बेसिकली ये ज्यादातर जो कम्युनल हार्मनी की बातें इन्होंने की हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी, कम्युनल हार्मनी की सोसाइटी में इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी है। ये पॉइंट आपने इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। फिर इनकी एग्जाम्पल में, एग्जाम में एक पॉइंट के बारे में पूछता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। अनपोशी, अनपोशी तेली येली, तेली येली वानपोशी, ठीक है। ये इन्होंने लिखी। इसका मतलब है बेसिकली, इसका मतलब, इस पोइम का बेसिकली मतलब है, इस पोइम का मीनिंग है कि फूड विल थ्राइव ओनली टिल द वुड सर्वाइव। मतलब जब तक हमारा नेचर एग्जिस्ट करेगा तब तक हम लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। हमें खाना मिलेगा, हमें सब फैसिलिटीज मिलेंगे, तो हम भी तब तक सर्वाइव कर सकते हैं जब तक हमारा नेचर एग्जिस्ट करता है। ये इन्होंने लिखी थी, ठीक है। फिर इनका जो लास्ट जो है वो कहां पर है? शरारे शरीफ, ठीक है। शरारे शरीफ मतलब इनकी जो श्राइन है लास्ट, वो शरारे शरीफ में। एग्जाम में पूछता है शरारे शरीफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहीं पर इनका एक टॉम बनाया था। किसने बनाया था टॉम? यहाँ पर सुल्तान जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन के बारे में हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैन उल अबिदीन ने ही इनके लिए एक टॉम बनाया था। कहाँ पे? बुडगाम में, जिसका नाम है शराय शरीफ, जहां पर इनका उर्स भी होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट आपने इनके बारे में याद रखना है कि एक अफगान का गवर्नर था जिसका नाम था अटा मोहम्मद। कहाँ का गवर्नर था? अफगान का गवर्नर था। ये आपको सब नाम याद आ रहे होंगे अगर आपने हिस्ट्री का मैराथन देखा होगा। उन्होंने इनके नाम पे कॉइन इशू किए थे, तो कॉइन इशू किए थे इनके नाम में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इन्हीं के नाम पे हमारा जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर आपको उसका नाम पता हो, उसका नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो भी इन्हीं के नाम में है। ये फैक्ट भी आप याद रखोगे, ठीक है। और इनके नाम पे एक बुक है जो इनके पूरे बारे में बताती है, नंद ऋषि के बारे में है। उस बुक का नाम है हायत ए शेख उल आलम। हायत
ए शेख उल अलम, ठीक है, ये इनके बारे में बुक है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है अगर एग्जाम में आए। ये इनकी लाइफ के बारे में बताता है। ये बेसिकली जो जम्मू कश्मीर की एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर उसने ये बुक रिलीज करी थी, ठीक है। दिस इज क्लियर। वापस रिवाइज करते चलेंगे, जल्दी कोई नहीं है यार, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, मुझे जल्दी नहीं है। नंद ऋषि शेख नूरुद्दीन नूरानी को ही बोला जाता है, इन्हीं को आलमदर कश्मीर भी बोला जाता है। ऋषि ऑर्डर को फाउंड इन्होंने किया था। ये एक बेसिकली कश्मीरी सूफी जो है संत माने जाते हैं, ठीक है। और इनके जो लिटरेरी फॉर्म्स है वो किस में लिखे जाते हैं, श्रुक्स बोला जाता है उनको। तो कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करने इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। अनपोशी तेली येली वॉन पोशी इनकी जो है पोइम है। चरारे शरीफ बुडगाम में ही इनकी जो फाइनल जो है रेस्टिंग प्लेस है, तोम जैनुल आबिदीन ने वहां पर बनाया। अटा मोहम्मद अफगान गवर्नर ने इनके नाम पे कॉइन मिंट किए थे। और श्रीनगर जो एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी इनके नाम में। और इनके नाम पे एक बुक है जिसका नाम है हर्त ए शेख उल आलम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर कश्मीर एक एक करके सारे कवर करेंगे पर्सनालिटीज पर, ठीक है। राइटर भी पढ़ा दूंगा। लाल देश के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो एग्जाम में आता है ललेश्वरी देवी किसको बोला जाता है, तो ललेश्वरी देवी इन्हीं को लाल देव को ही बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरह की कश्मीरी शेविज्म से बिलोंग करती थी। शेविज्म से बिलोंग करती थी, शेविज्म फिलोसफी से बिलोंग करती थी। और इन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और जिस फॉर्म में ये लिखते थे उसको बोलते हैं वाक्स। क्या बोलते हैं, वाक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन ये वॉक्स में लिखते हैं, नंद ऋषि जो है श्रुक्स में लिखते थे, ठीक है। और इन्होंने लाल वाक्स करके जो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई है, लाल वाक्स, ठीक है। लाल वाक्स जो है ये इन्होंने एंशियंट टाइम में लिखी थी, लाल वाक्स, ये आपको याद रखना है। तो लाल वाक्स जो है कश्मीरी लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है, लाल स्टैंड फॉर ललेश्वरी देवी, और वाक्स जिस में ये अपनी चीजों को कंबाइन करती थी, ठीक है, तो उनको बोलते हैं वाक्स, ठीक है, जो इनकी लिटरेरी फॉर्म्स है। तो इनको आपने याद रखना। और ये सूफीज ऑफ कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। इनको लाल देद, मदर लाला, बहुत सारे नामों से ललेश्वरी देवी को बुलाया गया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ये याद रखना है कि इसको जो इन्होंने वाक लिखे थे, इन्होंने वाक लिखे थे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला बंदा कौन था, रिचर्ड टेम्पल। क्या नाम था उसका, रिचर्ड टेम्पल। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इतनी दी चीजें याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर नेक्स्ट इज सैयद अली हमदानी। सैयद अली हमदानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैयद अली हमदानी, ठीक है। बेसिकली सैयद अली हमदानी की बात करें, इन्हीं को शाह हमदन भी बोला जाता है। शाह ए हमदन भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। हमदन भी इन्हीं को बोला जाता है। किंग ऑफ हमदान भी इनको बोला जाता है। अली सनी भी इनको बोला जाता है। सेकंड अली भी इन्हीं को बोला जाता है। आमिर काबिर भी इनको, ग्रेट कमांडर भी इन्हीं को बोला जाता है। इनके बारे में आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि ये एक मुस्लिम स्कॉलर भी थे और एक पोइट भी थे, ठीक है। ये मुस्लिम स्कॉलर, एक पोइट भी थे। और इनकी जो रेस्टिंग प्लेस है वही एक जो बेसिकली शाइन है, डेट इज नोन है खनका ए मोला। उसका क्या नाम है, खनका ए मोला, खनका ए मोला। और ये कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। तो ये भी आपको पूछेगा, तो एग्जाम में आप इजिली कर सकते हो। ये भी एक तरह के मुस्लिम स्कॉलर पोइट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इज हमजा मखदूम। नेक्स्ट कौन से हैं, हमजा, हमजा मखदूम। हमजा मखदूम का नाम भी आप याद रखोगे। हमजा मखदूम को मखदूम साहिब भी बोला जाता है, ठीक है। मखदूम साहिब ये भी एक सूफी स्कॉलर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे कश्मीर में, ठीक है। इन्हीं को महबूब उल अलम भी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड भी देखो, जिसको जो बोला जाता है ये एग्जाम में पूछता है। तो महबूब उल अलम भी इन्हीं को बोला जाता है। एक बार लास्ट में सब रिवाइज करेंगे, तुम्हें सब कवर हो जाएगा। महबूब उल अलम का मतलब होता है जिसको सब प्यार करें, लव्ड बाय ऑल, ठीक है। इनको ही बोला जाता है। सुल्तान उल आरिफीन भी इन्हीं को बोला जाता है। और इनकी जो श्राइन है ना, उसका नाम है मखदूम श्राइन। इनकी श्राइन का क्या नाम है, मखदूम श्राइन। मखदूम श्राइन कहां पर है, जो आपका हरी पर्वत फोर्ट है ना उसके पास ही है। मखदूम श्राइन हरी पर्वत फोर्ट के पास ही है। तो ये भी आपने याद रखना, हरी पर्वत फोर्ट में लिख देता हूं उसके साथ ही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको कर लो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो भी पर्सनैलिटीज पढ़ा रहा हूँ ये कश्मीर के कल्चर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एग्जाम में पूछे गए इनको क्या बोला जाता है, इनकी श्राइन कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे बुलबुल शाह। बुलबुल शाह मैंने आपको बताया था, जो आपका रिंचिन था, रिंचिन जो था जिसने इस्लाम को एम्ब्रेस करा था, उसने किन से इंस्पायर होकर किया था, बुलबुल शाह। बुलबुल शाह को फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी भी कश्मीर का बोला जाता है, ठीक है। और इनका बेसिकली पूरा नाम था शरीफ उद्दीन। क्या नाम था, शरीफ उद्दीन, शरीफ उद्दीन अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान। और जो रिंचिन था उसने इस्लाम को एम्ब्रेस इन्हीं के टाइम पे किया था, इनसे इंस्पायर होकर किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वो बन गया था ना, उसने इस्लाम को इम्ब्रेस किया था रिंची ने, और अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, सदरुद्दीन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या नाम चेंज किया था, सदर उद दीन। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको साथ साथ पढ़ा के जा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कश्मीर में। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
और कौन कौन सी पर्सनैलिटी है सर? आप देखो, हम सारी मिक्स पर्सनैलिटी, ये तो रिलीजियस पर्सनैलिटीज है। अब हम देखेंगे कुछ राइटर्स के बारे में भी देखेंगे, कुछ जो है मान लो किसी एम्ब्रॉयडरी में किसी ने अच्छा काम किया, उन सबको भी देखेंगे, पर्सनैलिटी सारी कवर करेंगे। जैसे एक है उल्ला खान, ठीक है, उल्ला खान जिनका पूरा नाम था हशमत उल्ला खान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर के कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने कनी शॉल्स ऑफ कश्मीर को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, कनी शॉल्स ऑफ कश्मीर को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो कौन है? हशमत उल्ला खान, ये नाम आप याद करोगे, ठीक है। कनी शॉल को बेसिकली स्पेशल तरह की नीडल्स से सीला जाता है, जिसको बोलते हैं कनीज। क्या बोलते हैं? कनीज। एक स्पेशल तरह की नीडल है जिससे शॉल बनाया जाता है, उनको बोला जाता है कनीज। और कनी शॉल ऑफ कश्मीर को प्रमोट करने में हशमत उल्ला खान का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है? जैसे एक और पर्सनैलिटी है अल्लाह राखा। अल्लाह राखा अगर आपको एग्जाम में आएगा, जैसे भजन सपोरी संतूर प्लेयर है ना फेमस, इसी तरह अल्लाह राखा जो है तबला प्लेयर है। तो ये फेमस तबला प्लेयर हैं, मतलब कल्चर के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जम्मू के थे, जम्मू में इनका जन्म हुआ था और मदर टंग इनकी डोगरी थी, और बेसिकली तबला प्लेयर ये फेमस थे। तो ये आपको याद रखना है, ये एक तरह के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर एक राइटर है अमीन कामिल, ठीक है, जो पोइट्री लिखते थे, अमीन कामिल, ठीक है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। तो गजल्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, गजल्स लिखने में आमिर कामिल का आपने नाम याद रखना है। बेसिकली ये एक पोइट थे और शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, ठीक है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इनको मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड वो किसके लिए मिला है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इनको मिला है लवे ते प्रवाह, ठीक है, प्रवे, ठीक है, लवे ते प्रवे पे इनको बेसिकली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन से कल्चर के पर्सपेक्टिव से? वेद राही। एक बार सब लिखने दो, मुझे एक बार थोड़ा समझाने दो, मैं सारे रिवाइज कराऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। देखो, वेद राही बेसिकली जो है, ये एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी हैं। अगर जो फिल्म वीर सावरकर आपने सुनी, वो इन्होंने ही बेसिकली डायरेक्ट की थी, ठीक है। इनके वर्क्स हैं कुछ, जैसे हाद, ठीक है, हाद मतलब द फ्लड, ठीक है, हाद इनका काम है। फिर लाल देद भी इन्होंने ही लिखी है एक बुक, ठीक है, ललेश्वरी देवी पे। उसके बाद अले अले एक इनकी बुक है, ठीक है, नेस्ट के बारे में, अले जो शॉर्ट स्टोरी है वो इनकी है। ये सब इनके काम है। तो वेद राही जो है आपने याद रखना है। और वेद राही के बारे में आपने एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि वेद राही जो है हमारे, इन्होंने ही बेसिकली जो आपका दूरदर्शन चैनल था ना, उसमें एक शो चलता था, गुलशन गुल फार्म, ठीक है, उसको भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो आपका गुलशन गुलफार्म जो है इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको भी कर लोगे। और कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, जो एग्जाम में पूछ सकता है? हब्बा खातून, वेरी इंपॉर्टेंट। हब्बा खातून इज ऑल्सो अ राइटर। हब्बा खातून एक राइटर थी जिसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, हब्बा खातून आपने नाम याद रखना है। ये किसकी वाइफ थी? यूसुफ शाह चक की। किसकी वाइफ थी? यूसुफ शाह चक की, यूसुफ शाह चक की वाइफ थी, यूसुफ शाह चक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यूसुफ शाह चक की वाइफ थी, ये आपने याद रखना। और इन जिस लिरिक्स में ये लिखते थे उनका नाम था लोल लिरिक्स। तो किस लिरिक्स में ये लिखते थे? लोल लिरिक्स, ठीक है। बेसिकली ये लव और बिलोंग, लोल लिरिक्स का मतलब होता है लव एंड बिलोंगिंग वाली स्टोरीज ये लिखती थी। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है हब्बा खातून के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज महमूद गामी, इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है। महमूद गामी जो है, महमूद गामी, इन्होंने बेसिकली एक तरह का लिंक इस्टेब्लिश किया, एक तरह का लिंक इस्टेब्लिश किया, किसके बीच में? पर्शियन और कश्मीरी पोइट्री के बीच में, पर्शियन और कश्मीरी पोइट्री के बीच में इन्होंने लिंक इस्टेब्लिश करने का काम किया, ठीक है। इनको जामी ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, मोहम्मद गामी को जामी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जामी ऑफ कश्मीर भी मोहम्मद गामी को कहा जाता है। देखो, जो सबसे पहले बोरिंग चीज है ना पर्सनैलिटीज वाली, मैं पहले ही करवा रहा हूँ, ताकि आप ना बाद लास्ट तक तो आप थक जाओगे। पहले ही हम ऐसी बोरिंग वाले कवर कर लेंगे, उसके बाद ताकि जो बाकी चीजें आए बाद बाद इंटरेस्टिंग वाले हम बाद में करेंगे। तो मोहम्मद गामी जो है बेसिकली इनको जामिया ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी भी बोला जाता है, फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी, ये आप नहीं भूलोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी। सर ये मसनवी क्या चीज है? देखो, मसनवी कुछ नहीं है, लंबी लंबी नरेटिव पोइट्री है, मतलब नरेशन जो करके पोइट्री सुनाते हैं, वो जो राइमिंग कपलेट की फॉर्म में चलती थी, जैसे ए बी बी, मतलब दो लाइनों की राइम सेम, फिर अगले दो की राइम सेम, फिर अगले दो की राइम सेम, ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं मसनवी। तो बेसिकली इनको फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी भी बोला जाता है, ये पर्शियन बेसिकली कंसेप्ट है मसनवी वाला, ठीक है। और इन्होंने बहुत काम लिखे हैं, जैसे लैला मजनू इन्होंने लिखी है, ठीक है, एक यूसुफ जुलेखा इन्होंने लिखी है,
शीरीन खुसरो इन्होंने लिखी है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको इतना याद रखना है मोहम्मद गामी को जामिया कश्मीर भी कहते हैं, इन्होंने पर्शियन और कश्मीरी लैंग्वेज को लिंक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी भी महमूद गामी को ही बोला जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर रसूल मीर के बारे में बात करें, रसूल मीर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने इनके बारे में याद रखना है, इनको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। देखो फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ जो जो एग्जाम में पूछता है। अब पूरी इनकी कहानियां पढ़ के क्या करोगे, फिर तो कब कल्चर कंप्लीट हुआ आपका। इनके जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट है, रिंद पोश माल, रिंद पोश माल, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक इनका भलाई लगाई भी है, भलाई लगाई भी है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ये भी देख लो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिंद पोश माल, तो ये तो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर आपकी जम्मू की जो पद्मा सचदेवा है, ठीक है, अभी जो आपका गांधीनगर कॉलेज है उसका नाम भी इनके नाम पे कर दिया गया है, पद्मा सचदेवा, ठीक है। पद्मा सचदेवा जो है बेसिकली इनको नाइटिंगेल ऑफ डोगरी भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ डोगरी लैंग्वेज, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ डोगरी, ठीक है, ये भी फैक्ट आपने याद रखना है। और ये बेसिकली मदर माना जाता है इनको मॉडर्न डोगरी पोइट्री का, मदर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री आएगा तो पद्मा सचदेवा का नाम आप याद रखो। इनकी एक कविता थी जिसके नाम था मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत, इनके लिए इसको, इनको क्या मिला था, इनको बेसिकली साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके लिए मिला है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रहमान राही, ठीक है, रहमान राही इंपॉर्टेंट, जैसे वेद राही वैसे रहमान राही, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, किसके लिए? नौ रोज ए सभा के लिए, नौ रोज ए सभा के लिए, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक जिंदा कोल है, ठीक है, जिंदा कोल जो है इनका नाम याद रखना आपने, जिंदा कोल इंपॉर्टेंट है, ये जिंदा कोल सबसे पहली बात एग्जाम में पूछेगा किसको मास्टर जी बोला जाता है, जिंदा कोल को ही मास्टर जी बोला जाता है। अब ना जेके में ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछता है, किसको क्या बोला, जिंदा कोल को मास्टर जी बोला जाता है। और ये पहली कश्मीरी पोइट थे, पहले कश्मीरी पोइट, फर्स्ट कश्मीरी पोइट जिनको साहित्य अकेडमी मिला था, फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये फैक्ट आप याद कर लेना, ठीक है। इन्होंने एक लिखी थी सुमरा, सुमजा के सुमरा करके, ठीक है, उनके लिए इसको मिला था। एक और पर्सनैलिटी है जो आपने याद रखनी, इतनी पर्सनैलिटी हम देखेंगे, जिनका नाम है गुलाम अहमद महजूर, इनका नाम भी नहीं भूलोगे, गुलाम अहमद महजूर, अहमद महजूर, ठीक है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है, शायर ए कश्मीर भी बोला जाता है, क्या बोलता है, शायर ए कश्मीर, इन्हीं को शायर ए कश्मीर, शायर ए कश्मीर भी बोला जाता है, पोइट ऑफ कश्मीर, ये फैक्ट भी आप याद रखना। और इन्होंने लिखी थी वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर भी, ये भी आपने याद रखना, ठीक है, दिस इज, ये भी इनके साथ एसोसिएटेड है, अगर एग्जाम में कहीं इनके एसोसिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। देखो यहां तक हमने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देख ली हैं, जो भी कश्मीर के कल्चर के देखो, ऑल दो पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि कल्चर तो है ना, तो कल्चरल पर्सनैलिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, और ये सबसे बोरिंग था इसमें, इसलिए पहले ही लिखवा दिया। अब हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, तुम्हारे ना दिमाग में डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। देखो नंद ऋषि शेख नूरुद्दीन नूरानी, नंद ऋषि शेख नूरुद्दीन नूरानी आलमदर कश्मीर, कैसे याद रखोगे, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर वाला इन्हीं के नाम पे, इन्होंने ही ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया, ये सब क्या है, मुस्लिम जो है सूफीज हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। इनके लिटरेरी फॉर्म्स जो है बेसिकली लिखते थे, जिसमें इनको श्रुक्स बोलते थे, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अनपोशी तेली यली वन पोशी इनकी है, ठीक है, पोएट्री, ये आपने याद रखना है। शरारे श्री बुडगाम में इनकी फाइनल प्लेस है, जैनुल अबिदीन ने वहां पे टॉम बनाया। अटा मोहम्मद अफगान का जो था उसने कॉइन्स को मिंट किया था इनके नाम में, श्रीनगर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इनको हजरत ए शेखुल आलम इन पे जो है बेसिकली एक बुक लिखी है बस। लाल देद को ललेश्वरी देवी कहते हैं, ललेश्वरी देवी का ही नाम है लाल देद, शेविज्म फिलोसफी के साथ ये लिंक थी, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। ये जो लिखती थी उनको बोलते थे वाक्स, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट रिचर्ड टेम्पल ने किया था। सैयद अली हमदानी जो है शाह हमदन भी कहे जाते हैं, इनकी जो श्राइन है डायरेक्ट उन्होंने खनकाए मौला श्रीनगर में, ठीक है, ये भी मुस्लिम एक सूफीज मूवमेंट है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज हमजा मखदूम जो है, इनको महबूब उल आलम भी कहा जाता है। उसके बाद मखदूम शाइन जो हरी पर्वत फोर्ट के पास इनकी है, ठीक है। बुलबुल शाह शरीफ उद्दीन अब्दुल रहीम जो है, बेसिकली इनका नाम आपने क्या याद रखना है, इनसे इनसे बेसिकली इंस्पायर होकर रिंची ने इस्लाम को एम्ब्रेस किया था एज सदरुद्दीन, फिर नाम चेंज कर दिया था। हाशमतुल्लाह खान जो है कनी शॉल को प्रमोट करने इंपॉर्टेंट, कनी शॉल, कनी एक तरह की निडल उससे बनता है। अल्लाह राखा की बात करें, ये एक तबला प्लेयर है फ्रॉम जम्मू, ठीक है। आमिन कामिल की बात करें, गजल्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और लवेत प्रवाह के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। वेद राही, हाज लाल देद अले, ये सब इनकी है, और इनका दूरदर्शन में एक शो आता था गुल गुलशन गुलफाम।
हब्बा खातून राइटर नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है इनको, वाइफ है यूसुफ शाह चक्की। लोल लिरिक्स इनके साथ एसोसिएशन जो लव एंड बिलोंगिंग के साथ लिंक्ड है, ठीक है। महमूद गामी जो है इनको जामी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने पर्शिया और कश्मीरी लैंग्वेज को लिंक करने में इंपॉर्टेंट, इसलिए तो पर्शिया की तो मसनवी थी, इनको फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी भी बोला जाता है। फिर रसूल मीर को जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर बोला जाता है। रिंद पोश माल बेलाई लगाई इनके साथ एसोसिएटेड है। पद्मा सचदेव नाइटिंगेल ऑफ डोगरी लैंग्वेज और साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मेरी कविता मेरे गीत के लिए मिला है, ठीक है। रहमान राही जो है इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर नवरोज सभा के लिए। जिंदा कोल को मास्टर जी कहा जाता है और पहले कश्मीरी पोइट हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड मिला फॉर सुमरा। और गुलाम अहमद महजूर जो है इनको शायर कश्मीर भी कहा जाता है या वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ये इनके साथ एसोसिएटेड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कवर कर ली जो था हमारा सारी कल्चर पर्सनैलिटीज जिनके लिए डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता था, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है यार, लेक्चर बहुत लेंथी होगा, बट आपको पता है मैं लेक्चर की लेंथ की टेंशन नहीं लेता, मैं इस बात की टेंशन लेता हूँ आपको रिवाइज होना चाहिए। सबसे पहले अब जम्मू कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हर एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। देखो 2019 में जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और 2020 में एक एक्ट आता है जिसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। क्या बोला जाता है? जेएंडके ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की जाती हैं। एक हमारी कश्मीरी है, एक हमारी कश्मीरी है, एक हमारी जो है डोगरी है, डोगरी के बाद हमारी लैंग्वेज आ गई हिंदी, डोगरी के बाद हमारी लैंग्वेज आ गई हिंदी, हिंदी के बाद हमारी लैंग्वेज आ गई उर्दू और उर्दू के बाद हमारी लैंग्वेज आ गई इंग्लिश। तो ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। जिसमें ध्यान से सुनना, अब आपके जो आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है उसके क्या इसमें 8 शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं क्या उसमें इंग्लिश है? नहीं। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो है वो इंग्लिश नहीं है, उसको छोड़ के ये चारों की चारों जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें आती हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जिसमें कश्मीरी तब से है जब ओरिजिनल 14 थी ना उसमें कश्मीरी थी, ये याद रखना। ओरिजिनल 14 में हिंदी भी ओरिजिनल 14 में थी, ओरिजिनल 14 में थी। उर्दू भी ओरिजिनल 14 में थी, ओरिजिनल 14 में थी। और डोगरी जो है वो हमने बाद में ऐड करी। कब? 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003, जिसमें हमने डोगरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी। डोगरी के साथ हमने और भी लैंग्वेजेस ऐड की थी, जैसे बोडो हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, मैथिली और संथाली, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस 2003 में ऐड हुई थी। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ यार? भारत के संविधान में, भारत के संविधान। आपको मैंने जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 बता दी हैं, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। बट भारत के संविधान की बात करें उसमें इंग्लिश नहीं है, उसमें 22 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन शेड्यूल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें उसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू चारों हैं, ठीक है। कश्मीरी भी ओरिजिनली थी, हिंदी भी ओरिजिनली थी, उर्दू भी ओरिजिनल, बट डोगरी को हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत ऐड किया जब हमने बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को ऐड किया था। ये आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। यहां पर हमारी सारी कहानी खत्म होगी। अब हम एक एक करके इन 2 लैंग्वेजेस को हमने अच्छे से कवर करना है, बाकी हिंदी उर्दू जो है वो ओवरऑल इंडिया में भी चलती है तो उसको नहीं कवर करना है। हमने मेन 2 लैंग्वेजेस को देखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जेकेएसएसबी ने पूछा था किस लैंग्वेज को कोशुर बोला जाता है, तो कश्मीरी लैंग्वेज को ही कोशुर बोला जाता है। ये जेकेएसएसबी का पीवाईक्यू, क्योंकि हम पीवाईक्यू की सीरीज देख रहे हैं तो हमें पता है क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये लैंग्वेज किसके साथ बिलोंग करती है? देखो, ये इंडो आर्यन फैमिली की जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो दार्दिक सब ग्रुप है, दार्दिक सब ग्रुप किसके अंदर, दार्दिक सब ग्रुप किसके अंदर है? जो हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है, तो उसी में आती है कश्मीरी, ठीक है। ये बेसिकली ओल्ड जो इंडो आर्यन लैंग्वेज थी संस्कृत, ये वहीं से बेसिकली इवॉल्व हुई है। तो इवॉल्व बेसिकली ये कहां से हुई है? इवॉल्व ये हुई है संस्कृत से, ठीक है। इवॉल्व हुई है संस्कृत से, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कश्मीरी जो है उसकी स्क्रिप्ट क्या है, कौन कौन से स्क्रिप्ट में कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है। देखो, सबसे पहली कश्मीरी लैंग्वेज की डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं, बट सबसे पुरानी जो मेन स्क्रिप्ट है वो है शारदा स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है? शारदा स्क्रिप्ट। ये शारदा स्क्रिप्ट जो है ना वो बेसिकली डिराइव्ड हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, ठीक है। डिराइव्ड हुई है कौन सी स्क्रिप्ट से? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, ठीक है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। और बट ये एंशिएंट चलती थी, कौन सी? शारदा स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, जहां पर कश्मीरी लैंग्वेज लिखी जाती थी। बट जो कश्मीर की अभी प्रेजेंटली जो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है कश्मीर की, वो जो है पर्सो अराबिक स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। पर्सो अराबिक स्क्रिप्ट, जब मुस्लिम जो है कश्मीर में एंटर हुए
ठीक है, उसके बाद जो है पर्शियो अराबिक स्क्रिप्ट में कश्मीरी लैंग्वेज आनी शुरू होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जो अब मोस्ट वाइडली यूज्ड है स्क्रिप्ट कश्मीर में टुडे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कुछ काम यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है, कुछ कश्मीरी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में भी चलती हैं। और मेनली जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और रोमन स्क्रिप्ट भी यहाँ पर यूज होती है, बट बहुत कम यूज होती है। बट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, जो कश्मीरी लैंग्वेज है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज को कौशल बोलते हैं। कश्मीरी लैंग्वेज दार्दिक सब ग्रुप का पार्ट है ऑफ लार्ज इंडो आर्यन ग्रुप, इवॉल्व हुआ है संस्कृत से, ठीक है। और स्क्रिप्ट जो है मेन, इसकी पुरानी स्क्रिप्ट जो थी वो शारदा स्क्रिप्ट थी, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली थी। बट बाद में जो है एट प्रेजेंटली अगर ज्यादातर जो यूज होती है पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट है, और देवनागरी स्क्रिप्ट में भी कश्मीरी पंडित जो है वो लिखते हैं, और रोमन स्क्रिप्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज होती है, बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कल्हाना ने राज तरंगनी लिखी, वो कश्मीरी में लिखी। उसके बाद लाल देव ने जो वाक्स लिखे वो भी कश्मीरी लैंग्वेज में लिखे, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा डोगरी के बारे में देख लेते हैं, डोगरी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपकी दो ही मेन लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब डोगरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, जैसे आपकी कश्मीरी इज अ पार्ट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज है, उसका दादी ग्रुप तो उसी का पार्ट है बेसिकली। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में ही आपकी डोगरी आती है, ठीक है। डोगरी की स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो डोगरी की स्क्रिप्ट, जैसे वहां पर जो है शारदा स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पर अक्कर अक्कर स्क्रिप्ट, जिसको टाकरी अक्कर या टाकरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये डोगरी लैंग्वेज के एसोसिएट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाकरी सॉरी स्क्रिप्ट जो है वो किसका एसोसिएट, डोगरी लैंग्वेज। ये जो टाकरी स्क्रिप्ट है ना, ये शारदा स्क्रिप्ट की डिसेंडेंट है, मतलब ये भी शारदा स्क्रिप्ट से ही निकले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिंक शारदा के साथ जोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, कॉमनली जो है वो यहाँ पर अब डोगरी में देवनागरी स्क्रिप्ट यूज होने लगी। कौन सी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है कॉमनली यूज होती है राइटिंग के लिए, ठीक है। अब डोगरी लैंग्वेजेस में आपको इंपॉर्टेंट दो नाम तो याद रखने ही चाहिए, एक रामनाथ शास्त्री, ये दो नाम तो आप नहीं भूलोगे। रामनाथ शास्त्री, इन्होंने डोगरी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, ठीक है, आपने याद है इनको, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न डोगरी बोला, जैसे मदर पद्मा सचदेव को बोला जाता है ना, तो फादर ऑफ मॉडर्न डोगरी जो है इन्हीं को बोला जाता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। रामनाथ शास्त्री, ये नाम आप नहीं भूलोगे। और दूसरा राजा शक्तिकरण, मैंने हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़ाया था, राजा शक्तिकरण जो है इनका नाम भी नहीं भूलोगे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी डोगरी स्क्रिप्ट, इंट्रोड्यूस की थी डोगरी स्क्रिप्ट, तो ये भी आपने याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो लैंग्वेजेस में आपने इतनी चीजें याद रखनी थी, इसके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं पूरी लैंग्वेज एक एक टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपको पता है कल्चर में बहुत सी चीजें हैं, कल्चर हेरिटेज में बहुत सी चीजें, जैसे सबसे पहले हमने पर्सनैलिटीज देख ली, राइटर पर्सनैलिटीज देख ली, फिर उनको रिवाइज किया। अब हम देख रहे हैं लैंग्वेजेस, उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे तीसरे टॉपिक में डांसेस, फॉक डांसिंग या फॉक म्यूजिक, उस पर मूव करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पानी वानी में लेके बैठ जाओ, तुम भी लेके बैठ जाओ। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको एक बार थोड़ी थोड़ी बता दी, बट अभी भी आपको कौन कौन सी हमारी लिटरेरी फॉर्म्स हैं और उसके साथ कौन कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कौन कौन सा पोइट उसमें लिखता था ज्यादातर, ठीक है। जैसे वाक, वाक मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाल देव जिसको लालेश्वरी देवी बोलते हैं, वो जो है वाक्स में लिखती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। शुक भी हमने देख लिया, शुक में नंद ऋषि, शुक में नंद ऋषि जो है वो शुक्स लिखते थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखा है, मैंने आपको बताया। फिर लॉल जो है, ठीक है, लॉल की में हब्बा खातून, हब्बा खातून और अर्निमल, ठीक है, हब्बा खातून और अर्निमल दो नाम आपने याद रखने, ठीक है। ये जो है बेसिकली किसके साथ एसोसिएट, लॉल लिरिक के साथ एसोसिएट है, जिसमें लव एंड बिलोंगिंग की लिरिक्स लिखी जाती है। फिर मसनवी में मैंने आपको एक नाम बताया जो पर्शियन और कश्मीरी के साथ लिंक जोड़ने वाला, जिनको जामिया ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, महमूद गामी, ये नाम भी आप नहीं भूलोगे, कौन, महमूद गामी इनके साथ एसोसिएट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला रसूल मीर, जिनको कश्मीरी गजल का मेन इंपॉर्टेंट बंदा बोला जाता है, तो रसूल मीर का नाम आप इसके लिए याद रखोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आते हैं भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ इस्लामिक जो डिवोशनल चीजें होती हैं, ठीक है, इस्लामिक रिलीजन के रिलेटेड जो डिवोशनल चीजें उनको बोलते हैं नात, ठीक है। इसमें साथ कौन एसोसिएटेड है, एक फजल कश्मीरी, फजल कश्मीरी का नाम आप याद रखोगे, फजल कश्मीरी का नाम याद है, और अब्दुल अहद नदीम, ठीक है। फजल कश्मीरी इज इंपॉर्टेंट, जैसे अब्दुल अहद नदीम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर फजल कश्मीरी इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो हमने देखा, हमने बोला कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 2020 में जे ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश।
इसमें से जो हम ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और उर्दू। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कश्मीरी भी थी, हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, बट डोगरी नहीं थी। डोगरी को हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किया, अलॉन्ग विद बोडो, मैथिली, संथाली। अगर मैं चाहता मैं यहाँ पर नहीं लिखता ये, बट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जेकेएसएसबी ने वन ऑफ द स्टेटमेंट में पूछा था कि जब 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुई थी, डोगरी के साथ कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, तो यहाँ पर एक भी चेंज कर देगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ साथ में। एडिशनली मैं वही लिखूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। अननेसेसरी मैं यार ना खुद पढ़ता हूँ, मेरी स्टार्टिंग से आदत है ना अननेसेसरी चीज मैं खुद अपने दिमाग में याद रखता हूँ, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। ठीक है, उतना ही पढ़ूंगा जो एग्जाम रेलिवेंट है और उतना ही पढ़ाऊंगा भी। ठीक है। अब कश्मीरी जो है उसको कोशुर भी कहते हैं, दार्दिक सब ग्रुप का पार्ट है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में संस्कृत से इवॉल्व हुई है ओरिजिनली। और स्क्रिप्ट जो है इसकी शारदा स्क्रिप्ट है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ लिंक है। और पर्शियो अराबिक स्क्रिप्ट में प्रेजेंट डे जो है कश्मीरी लैंग्वेज ज्यादातर लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में भी कुछ लिखी जाती है और रोमन स्क्रिप्ट का भी पार्ट। फिर डोगरी लैंग्वेज भी इंडो आर्यन ग्रुप का पार्ट है। बेसिकली इसकी स्क्रिप्ट जो है अखर स्क्रिप्ट, टाकरी स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, शारदा का पार्ट है और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और रामनाथ शास्त्री का अपने नाम याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न डोगरी। पद्मा सचदेव को मदर बोला जाता है। शक्तिकरण को इन्हें इंट्रोड्यूस करी थी डोगरी लैंग्वेज, जैसे राजा शक्तिकरण ने, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। फिर कोई लिटरेरी फॉर्म्स है उनके साथ एसोसिएटेड पोइट्स, वाक्स में लाल देव, श्रुक में नंद ऋषि, लोल में हब्बा खातून, अर्निमल नाम याद रख सकते, मसनवी जो है महमूद गामी, गजल में रसूल मीर, गजल जहां पर आ जाए रसूल मीर, मसनवी महमूद गामी, और नाद में फजल कश्मीरी जो बेसिकली इस्लामिक डिवोशन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो अभी बोल लो। ठीक है, कहाँ बोलोगे, पढ़ते टाइम कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी तो क्या ही बोलोगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, हम एक एक पेन चेंज करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, थोड़ा ऐसे ना बोर्डम कम होता है। ये जो टॉपिक्स है ना बोर करने वाले हैं, बट बोर्डम हम कम होंगे। अब हम थोड़े डांस देखते हैं, जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। ठीक है, जहां से कुछ देखो यार, अगर मैं इस लेक्चर को लेंदी करना चाहूँ ना, एक डांस में मैं तुम्हें 15 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, बट वो नहीं करना है। देखो हमारी एक सिंपल चीज समझो यार, तुम किसी चीज को कितना याद रख सकते हो। ठीक है, कितना, एक ही लिमिट तक ही चीजें याद रहेंगी ना। अब तुम्हारे पास इतना सिलेबस है, तुम्हारे जीके का ही सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, उसका कितनी चीजें हैं, कहाँ से भी कहीं भी से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तुमने वही पढ़नी है जो तुम्हारी कंडक्टिंग बॉडी जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। वो जिस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रही, अगर तुम उसको पढ़ने में बैठोगे ना, तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दोगे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मैं वही चीजें लाता हूं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। क्योंकि देखो, एक नंबर लेने के चक्कर में तुम अपने दिमाग का 25-30 घंटे यूटिलाइज कर दोगे, उसका वजह से नुकसान ये होता है कि जहां से तुम 10 नंबर निकाल सकते थे नहीं निकाल पाते। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको इस तरह से चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जम्मू कश्मीर के इस लेक्चर के बाद, आप ऑल दो मैंने मैराथन सेशन, आपका ये फोर्थ मैराथन सेशन, पहले मैं रिवर्स ऑफ इंडिया का पढ़ाया, फिर लेक्स ऑफ इंडिया, फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, अब ये चौथा है। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर की पीवाईक्यूज की मेरी सीरीज चल रही है, 5-6 लेक्चर्स मैंने उसमें पढ़ाए हैं, 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो देख लो। आपको पता चलेगा जम्मू कश्मीर के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर को पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर आपको आप अननेसेसरी चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखोगे। ठीक है, काफी बातें होगी, अब स्टार्ट करते हैं डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो एक एक करके सारे डांस कवर करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फेमस रूफ डांस, इसके बारे में तो ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पे जेके से पूछे ना। देखो रूफ डांस जो है बेसिकली वुमेन परफॉर्म करते हैं, कहां पर, कश्मीर वैली में। ठीक है, वुमेन जो है कश्मीर में परफॉर्म करती है रूफ डांस। ठीक है, ये एक तरह का फोक डांस है और एक से ज्यादा जो वुमेन है आपस में बाजू डाल के डांस परफॉर्म करते हैं। रूफ डांस सबने ही देखा होगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपका स्प्रिंग सीजन आ रहा है या कोई वेडिंग है, ठीक है, वेडिंग है, कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं जैसे ईद वीद हो गया, तो इन फेस्टिवल्स में भी ये रूफ डांस चलता है। इसके बारे में आपने ये याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो रूफ डांस जो है कश्मीर में परफॉर्म होता है बाय वुमेन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रूफ डांस के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हुई है कूद डांस। कूद डांस जो है वो जम्मू रीजन का डांस है। कूद डांस बेसिकली बिलोंग्स टू जम्मू रीजन। कूद डांस कौन से रीजन का है, जम्मू रीजन का कूद डांस है। और कूद डांस के एक सेकंड होल्ड करना सभी। कूद डांस जो है बेसिकली वो जम्मू रीजन का डांस है। और कुद डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं किसके लिए, कुद डांस जो है परफॉर्म किया जाता है लोक देवदास के लिए। ठीक है, लोक देवदास के लिए जम्मू रीजन में जो डांस परफॉर्म किया जाता है उस बेसिकली डांस का क्या नाम है,
कुद डांस, ठीक है, कुद डांस का नाम है, जो लोक देवतास के लिए जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लोक देवतास या कुल देवतास या ग्राम देवतास उनके लिए परफॉर्म किया जाए, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलरली ये पूछता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो लोक देवतास के लिए परफॉर्म किया जाए, वहां का आंसर आप कुद डांस करोगे। फिर एक है दुमहेल। दुमहेल के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो दुमहेल जो है ये कश्मीर वैली का फोक डांस है, कश्मीर वैली का। और एग्जाम में पूछता है क्या इसमें वुमेन परफॉर्म करती है, तो नहीं, ओनली मेल्स, सिर्फ इसमें मेल्स परफॉर्म करते हैं। और कौन सी कम्युनिटी के मेल्स? वट्टल कम्युनिटी के मेल्स जो है वो मेनली इस दुमहेल डांस को परफॉर्म करते हैं। और इसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तरह की कैप्स जो हैं वो इन्होंने पहनी होती है, कॉनिकल कैप्स जिसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कॉनिकल कैप्स इनके साथ दुमहेल डांस करते हुए वट्टल कम्युनिटी के लोग जो है पहनते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। फिर एक आ जाता है आपका छज्जा डांस। कौन सा आ जाता है? छज्जा डांस। देखो छज्जा डांस बेसिकली जैसे लोहड़ी वोड़ी हो गया, इन फेस्टिवल्स में जम्मू रीजन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लोहड़ी वगैरह के फेस्टिवल में जम्मू रीजन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली छज्जा जो है ना, बेसिकली वो बैम्बू से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बैम्बू से। और इसको अच्छे से डेकोरेट करके, ठीक है, और इस छज्जा को लेकर वो बेसिकली डांस परफॉर्म किया जाता है। तो जम्मू रीजन का डांस है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक तरह का हिरन डांस भी होता है, ठीक है, हिरन डांस भी है बेसिकली, ये भी जम्मू रीजन में लोहड़ी वोड़ी के फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है, हिरन डांस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक बेसिकली हिरन बनता है, ठीक है। कुछ फोक डांसर जो है वो खुद को हिरन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको चार पांच लोगों ने सराउंड किया होता है। तो ये कौन सा है? हिरन डांस। ये भी जम्मू रीजन के साथ बिलोंग करता है। देखो ये एग्जाम में पूछेगा आपको इनमें से कौन सा जम्मू रीजन में, एक दो हिमाचल के डाल देगा। अगर आपने जम्मू कश्मीर के सारे पढ़े होंगे तो हिमाचल का बीच में आएगा तो तुम कर लोगे ना, ठीक है। उसके बाद आपका एक हफीजा डांस। देखो हफीजा डांस बेसिकली ये क्या है? आपका एक होता है हफीजा नगमा। हफीजा सुनना, पहले कहानी आराम से सुनना। हफीजा नगमा का मतलब होता है बेसिकली एक तरह का हफीजा नगमा, एक फॉक म्यूजिक है आपका, एक फॉक म्यूजिक है किसका? कश्मीर रीजन का, जो मेनली फीमेल परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे एक सुफियाना कलाम है ना म्यूजिक का, सुफियाना कलाम जो बेसिकली ट्रेडिशनली जो मेल्स करते थे फीमेल भी करते हैं, उसी का फीमेल वर्जन है हफीजा नगमा। वो जब हफीजा नगमा हो रहा होता था उसमें जो लड़कियां डांस करती हैं उसको बोलते हैं हफीजा डांस, ठीक है। तो वुमेन बेसिकली हफीजा डांस परफॉर्म करती हैं। वुमेन हफीजा डांस परफॉर्म करती हैं, चाहे वो वेडिंग सीजन हो गया, वेडिंग्स में करेंगी, या कोई फेस्टिवल्स होगा उसमें करेंगी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है अबाउट द हफीजा डांस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बेसिकली हफीजा डांस जो है वो सूफी फिलॉसफी के साथ एसोसिएटेड है। और जब ये डांस हो रहा होता है तो इसमें संतूर का बड़ा यूज होता है। संतूर जो है आपको अभी मैं इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा तो संतूर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इसका यूज होता है, ठीक है, संतूर बजाया जाता है। संतूर इज जस्ट लाइक, वो आपका वो नहीं होता यार, एक तरह का समझ लो पियानो सामने और ऊपर से बजाने वाली दो स्ट्रिंग्स हो, ठीक है। पियानो को ऊपर से बजाने वाली दो स्ट्रिंग से जो बजाते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली एक तरह इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है संतूर। तो ये बेसिकली इसके साथ प्ले किया जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ना, ऑल्दो हम फॉक म्यूजिक्स में पढ़ेंगे, ये सूफियाना कलाम के बारे में पढ़ेंगे, हफीजा नगमा के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता, देखो बेसिकली है क्या। एक पहले आपको सूफियाना कलाम पढ़ा, फिर आपको ये समझ आएगा बेसिकली हफीजा डांस कब होता है। एक सूफियाना कलाम है। सूफियाना कलाम क्या है? बेसिकली जो क्लासिकल सूफी म्यूजिक है, क्लासिकल सूफी म्यूजिक है। देखो एक क्लासिकल सूफियों के रिलेटेड म्यूजिक है जो ट्रेडिशनली मैन परफॉर्म करते थे। उन्हीं का अगर मैं फीमेल वर्जन बात करूं, इसी का अगर ये तो मेल ट्रेडिशनली परफॉर्म करते थे। एक तरह का सूफियाना म्यूजिक है, क्या है? क्लासिकल सूफियाना म्यूजिक है, तो इसी को सूफियाना कलाम बोला जाता है। इसी का अगर मैं फीमेल वर्जन बोलूं तो वहां पर जो फीमेल परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हफीजा नगमा। क्या बोलते हैं? हफीजा नगमा। हफीजा का मतलब होता है फीमेल, फीमेल डांसर को बोला जाता है हफीजा। और नगमा बेसिकली सॉन्ग है, सॉन्ग या म्यूजिकल कंपोजिशन। इसमें क्या होता है? बेसिकली नगमा गाया जाता है, उसमें जो है फीमेल साथ में डांस करते हैं, दैट इज नोन एज हफीजा नगमा। ये कश्मीर का इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी तरह एक बच्चा नगमा है, ठीक है। बच्चा नगमा डांस में, बच्चा नगमा में क्या होता है? बच्चा नगमा में, एक बच्चा नगमा में लड़के जो होते हैं, क्या होता है, यंग बॉयज जो होते हैं वो खुद को ड्रेस कर देते हैं एज वुमेन। यंग बॉयज जो हैं वो खुद को ड्रेस करते हैं एज वुमेन और बेसिकली इसमें डांस करते हैं। तो वो है आपका बच्चा नगमा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह एक डंडा रस भी होता है। डंडा रस जो है वो जम्मू में परफॉर्म होता है, डंडा रस में जम्मू रीजन में। ये भी बेसिकली मकर संक्रांति लोहड़ी के टाइम में होता है। इसमें जो है डांसर जो है वो यूजुअली डंडा पकड़ के आपस में डांस करते हैं, जैसे वृंदावन में होता है ना डांडिया रस।
डांडिया रस और वृंदावन के साथ ये एसोसिएटेड, डांडिया रास जो होती है वृंदावन की, उसके साथ ये एसोसिएटेड है, और ये जम्मू रीजन का है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। फिर जम्मू रीजन में इसी तरह से क्रो डांस भी होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर व्यूगी नचुन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है। व्यूगी नचुन जो है होता है तब परफॉर्म किया जाता है जब जो है ब्राइड जो है वो पेरेंटल होम छोड़ने वाली होती है। ब्राइड जो है वो लीव करती है पेरेंटल होम और आगे अपने घर में जाती है ससुराल में, उस टाइम में व्यूगी नचुन जो है कश्मीर वैली में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर ये ना पूछा गया हो थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है। पांड पत्थर इज द थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, तो थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर कौन सी है, पांड पाथर, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह एक हिक्कत भी होता है, हिक्कत भी पूछा गया इसलिए बता देता हूँ। हिक्कत जो है ये भी फोक डांस है, जिसमें यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो मैरिज सेरेमनीज में इसमें बेसिकली डांस करते हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, कश्मीर वैली में, तो ये आपने याद रखना है। देखो कुछ जो है मैंने आपको जस्ट नाम नाम भी इसलिए बताए, जैसे हिक्कत एग्जाम में आपको नाम पूछ सकता है कि क्या ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है, बस कहीं के सिर्फ नाम भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, अभी हम एक बार डांसेस सारे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया रूफ के बारे में। रूफ तो सबको पता है, कश्मीर वैली में वुमेन बाजू में बाजू डाल के जो स्टेप्स करती हैं, दैट इज नोन एज रूफ डांस, ठीक है। और सबसे पहले ये किसी भी ओकेजन में वहां पर चलता है, वेडिंग में, फेस्टिवल्स में, स्प्रिंग जब आता है तब भी चलता है। कुछ डांस जो है जम्मू के लोक देवता के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुम्हेल जो है वो सिर्फ मेल्स वटल कम्युनिटी के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये ओनली मेल्स वाला फैक्ट तुम नहीं बोलोगे। छज्जा डांस जो लोहड़ी में इसमें बैम्बू के थ्रू डांस किया जाता है, बैम्बू से बनाया जाता है, वो आपने याद रखना। हिरन डांस जो है बेसिकली जम्मू रीजन में कुछ बंदे हिरन बनते हैं, कुछ उनमें ग्रुप में उसमें आगे पीछे होते हैं, ठीक है। हफीजा डांस में आपको सबसे पहले सूफियाना कलाम पता होना चाहिए। सूफियाना कलाम जो बेसिकली एक सूफियाना म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है, इसमें ट्रेडिशनली मेल परफॉर्म कर, इसी का अगर मैं फीमेल वर्जन बोल तो उसको हफीजा नगमा कह सकते हैं। हफीजा मतलब फीमेल डांसर और नगमा मतलब सॉन्ग और म्यूजिक उसके साथ एसोसिएट, तो हफीजा डांस जो है वुमेन जो है परफॉर्म करते हैं, और संतूर इसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएट है। बच्चा नगमा में यंग बॉय जो है खुद को ड्रेस कर लेते हैं एज वुमेन, ठीक है। भाई ये क्यों बता रहा हूँ यार, मैं तो बच्चा नगमा बता के भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना यार। एग्जाम में पूछेगा वो कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें यंग बॉयज खुद को वुमेन की तरह एक्ट करवाते हैं, जब ये पूछेगा तो वो तुम्हें पता होना चाहिए वो बच्चा नगमा है। और भाई बच्चे, यंग बच्चे को लड़की बना के डांस करवा सकते हो, एक बड़ा नहीं करेगा वो शर्म करेगा, ठीक है। तो एक बच्चे को करवा सकते हो, ऐसे याद करो बच्चा नगमा, ठीक है, ऐसे याद कर सको, ठीक है, इस तरह से तुम्हें याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट डंडा रस जो है, डांडिया रस वृंदावन के एसोसिएटेड जम्मू रीजन में चलता है। व्यूगी नचुन में जब ब्राइड्स अपने पेरेंटल होम को छोड़ रही होती है, बांड पात्र को बेसिकली थिएटर फॉर्म बोला जाता है कश्मीर का। और हिक्कत जो है इसमें यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो है कश्मीर में आपके परफॉर्म करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यार, मुझे तो लगता है नहीं होनी चाहिए। फिर अब आपको यहाँ से एक हो गया डांस फॉर्म हमारा, देखो एक एक करके सब कवर करेंगे, म्यूजिक कवर करेंगे, डांस फॉर्म कवर करेंगे, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन, ये बहुत लाइट है यार, इतना लाइट तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है, चेंज करते हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट है म्यूजिक। म्यूजिक जो है आपका जम्मू कश्मीर का म्यूजिक, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जम्मू कश्मीर के म्यूजिक को हम बेसिकली देखेंगे, जम्मू कश्मीर के म्यूजिक के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में म्यूजिक में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है चक्री म्यूजिक, ठीक है। चक्री के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। म्यूजिक मतलब जो भी सॉन्ग, फॉक सॉन्ग, सब कुछ आ जाएगा। अब जो चक्री की बात करें, चक्री में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन आपस में बैठते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस आपस में बैठ जाते हैं, कोई कुछ लेके बैठ जाता है, कोई बेसिकली किसी ने सरंगी पकड़ी होगी हाथ में, किसी ने हारमोनियम बजा रहा, कोई रबाब बजा रहा होगा, ठीक है, कोई तुम्बा गनर बजा रहा, कोई चिमटे बजा रहा होगा, वो सब आपस में बैठ जाते हैं, और एक बेसिकली इनका ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है, वन लीड करता है, एक लीड करता है, एक बोल रहा होता है बेसिकली, तो उसको बोलते हैं चक्री म्यूजिक, ठीक है। ये कश्मीर का फेमस है, ठीक है, और कश्मीरी पंडित जो है उनके ओकेजन या मुस्लिम वेडिंग सब में चलता है, ठीक है। खास करके जो हीना की मेहंदी की रात होती है ना, उसमें ये बहुत परफॉर्म होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत सारे सॉन्ग्स गाए जाते हैं, शादियों में गाए जाते हैं, सॉन्ग्स होंगे, लव स्टोरीज होंगी, जैसे लैला मजनू के बारे में, कुछ फेरी टेल्स होंगे, ये सब बेसिकली चक्री में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वान वुन, नेक्स्ट इज वान वुन, ठीक है, वान वुन। अब मैं कश्मीरी नहीं जानता हूँ इतनी, तो मुझे इतना एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। वान वुन भी एक तरह की सिंगिंग है जो कश्मीर वैली में की जाती है। ये भी सिंगिंग जो है आपस में, यूजुअली इसमें ओल्ड वुमेन जो है, वान वुन याद रखना, ओल्ड वुमेन आपस में ग्रुप में इसको गाती हैं, ठीक है, कश्मीर वैली में, तो ये आपको याद रखना है। और ये बिना किसी, विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली परफॉर्म होता है, विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज भी कर सकते हैं, बट ज्यादातर इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज
यूज नहीं होता यूजुअली, ठीक है। बट अगर चक्री में बोले कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता तो वो गलत है, चक्री में होता है, ठीक है। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हर एक ने कोई ना कोई पकड़ा होता है और वो उसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एक है लाडी शाह। लाडी शाह के लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, लाडी शाह में क्या होता है, मतलब एक समझ लो कोई, कई बार आपस में देखा होगा कि एक कुछ लोग आते हैं, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल आता है और कुछ बजाता बजाता बेसिकली कुछ उसने परफॉर्म करते करते कुछ कहानियां सुना रहा होता है, कुछ हॉमरस भी होती है, मतलब हंसी मजाक वाली भी होती है, कुछ सरकास्टिक सी कहानियां सुनाता सुनाता आता है, ठीक है। तो ज्यादातर बेसिकली ये सोलो परफॉर्मेंस होती है, मतलब एक बंदा जो है वो कहानियां सुनाता सुनाता लोगों के घरों में जाता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज लाडी शाह, ठीक है। सोलो परफॉर्मेंस भी की जाती है और वो एक घर से दूसरे घर में जाता है, जैसे हार्वेस्टिंग का सीजन हो तब जाता है, या कोई सोशल और पॉलिटिकल चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका सूफियाना कलाम तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। सूफियाना कलाम जो है बेसिकली ये क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है कश्मीर का, ठीक है, जो कश्मीर में ईरान से आया था, ठीक है। सूफियाना का मतलब होता है जो सूफीज के साथ रिलेटेड है, और कलाम का मतलब होता है लिरिक्स, लिरिक्स जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कलाम, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली, इसमें ध्यान से सुनो, ज्यादातर इसमें सूफी मिस्टिक्स यूज होते हैं, बट अब जो है अपनी राग्स भी कश्मीर की चलते हैं, जो कश्मीर की अपनी राग्स हैं जो सूफियाना कलाम में यूज की जाते हैं उनको बोलते हैं मक्कम। मक्कम बेसिकली राग्स हैं जो कश्मीर में चलती हैं, राग्स, ठीक है, कश्मीर में चलते हैं, राग्स होते हैं जिसमें गाते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे म्यूजिक फॉर्म यूज है, संतूर भी यूज है, सितार भी यूज होता है, ये सब चीजें भी इसमें यूज होती हैं, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देन वी है बाख, ठीक है। बाख को बेसिकली पाख भी कहते हैं, बाख को पाख भी कहा जाता है बेसिकली। ये भी एक डोगरी फोक सॉन्ग है जम्मू रीजन का, इसमें भी कहानी सुनाई जाती है, नरेटिव स्टोरी सुनाई जाती है, और ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट होता है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ये आपने याद रखना है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट होता है बाख या पाक जिसको कहते हैं, और ये जम्मू रीजन में है मेनली फेमस, ठीक है। कहां पर है, जम्मू रीजन में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी हाई पिच में चीजें गाई जाती हैं, ओपन गैदरिंग्स में लोग आते हैं, बाख आते हैं, पाक भी किसे कहते हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट के जम्मू रीजन में गाया जाता है। इसमें भी नरेटिव सिंगिंग है, कोई स्टोरी बेसिकली बताई जाती है, नरेटिव सिंगिंग है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद एक है लाल नवाल। लाल नवुन के लिए तुम एक चीज याद रखोगे, लाल नवुन जो है वो बेसिकली मदर के लिए, मदर और चाइल्ड के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है लाल नवुन, ये भी कश्मीर में गाया जाता है कश्मीरी लैंग्वेजेस में, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एग्जाम में और पूछ लेता है सूरमा के बारे में, ठीक है। सूरमा, सूरमा जो है बेसिकली ये डोगरी में गाया जाता है, डोगरी में गाया जाता है, ये आपने याद रखना है, डोगरी सॉन्ग है, ठीक है, डोगरी में गाया जाता है, जो बेसिकली एक डोगरी में, आपको पता है डोगरी बहुत सारे डोगरा जैसे अखनूर रीजन वगैरह बहुत फेमस है, जहाँ के बहुत सारे जो है आर्मी में भर्ती भर्ती होते हैं, तो बेसिकली पीछे जो उनकी वुमेन्स हैं, वो जो है एक न्यूली मैरिड गर्ल जो है वो कहानी सुनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुरमा, ठीक है। डोगरी में बेसिकली एक सॉन्ग गाया जाता है जो बताता है कि न्यूली मैरिड मैरिड गर्ल जो है जिसका हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, तो वो उसके लिए गाती है, तो न्यूली मैरिड गर्ल जिसका हस्बैंड जो है वो आर्मी में है। ये आपको थोड़ी बहुत थीम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सी फोक सॉन्ग है जम्मू कश्मीर का जिसमें एक वुमेन जो है घर पे, भाई फ्रेम हो जाते हैं क्वेश्चन, और जो मेल है वो बेसिकली आर्मी में, तो उसके लिए गाया जाता है, तो आपको सुरमा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी है गीतरू, गीतरू इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, गीतरू पूछा जाता है यार, गीतरू इज इंपॉर्टेंट। गीतरू क्या है बेसिकली, देखो रूरल एरिया में जो डोगरा पहाड़ी रीजन है ना, वहां पर गीतरू गाया जाता है, ठीक है। गीतरू चाहे रूरल वेडिंग्स हो, गीतरू का मतलब होता है गीत, गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डोगरा पहाड़ी रीजन के लिए, डोगरा पहाड़ी रीजन में गाया जाता है, ये आपने याद है, दोनों तरह के जेंडर इसमें परफॉर्म करते हैं, तो गीतरू गीत के साथ एसोसिएटेड है। बेंथे आपने याद रखना है, बेंथे बेसिकली लिंक है किसके साथ, गुज्जर एंड बकरवाल के साथ, तो गुज्जर एंड बकरवाल जो है वो ग्रुप्स में बेसिकली बेंथे गाते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक होता है करक, ये आपको नाम तो एटलीस्ट याद सारे रखने हैं ना, क्यों ऐसे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, नाम तो याद। करक जो है बेसिकली ये एक तरह की कहानी गाई जाती है, ठीक है, कहानी कोई सुनाई जाती है जिसको एक कम्युनिटी आपस में मिलके गाती है, जिसको बोलते हैं जोगीज कम्युनिटी जो है एक कहानी आपको सुनाती है, और बेसिकली इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होता है जिसको बोलते हैं रबाब, रबाब इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट रबाब इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है।
इसी तरह मसाद भी है, मसादे भी है, ये भी जम्मू रीजन में गाया जाता है। मसादे जम्मू रीजन में गाया जाता है, इतना भी याद कर लो जम्मू रीजन में गाए जाते हैं तो इसके भी काम आपका बन जाएगा। फिर आपका है लेतरी। लेतरी इज इंपॉर्टेंट। लेतरी क्या होता है, बेसिकली जो जम्मू में हिली एरियाज हैं, चाहे मान लो आपका रजौरी पुंछ का एरिया है, ठीक है, आप मान लो किश्तवाड़ का एरिया, रामबन का एरिया, ये जो हिली एरियाज हैं यहाँ पर बेसिकली जब ग्रास कटिंग होती है, लेतरी जिसे कहते हो, ग्रास कटिंग के टाइम में भी गीत गाए जाते हैं और घास को काटा जाता है, उसको बोलते हैं लेतरी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना अबाउट द जम्मू हिल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने सबसे पहले पढ़ा चक्री के बारे में। चक्री इज इंपॉर्टेंट। चक्री में ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन आपस में बैठते हैं, एक लीड करता है, मेनली और भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद, इसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपस में इकट्ठे, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई संतूर बजा, ऐसे चलता है। वान वुन में ओल्ड वुमेन जो है कश्मीर की वो गाती है, वान वुन, वान वुमेन, डब्ल्यू से रिलेट कर लो, ठीक है, यूजुअली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट में। लाडी शाह में मैंने आपको बोला एक सिंगल पर्सन आपके घरों में जाके सोशल पॉलिटिकल अवेकनिंग समझ लो करता है, सोलो परफॉर्मेंस होती है। सुफियाना कलाम मैंने आपको बताया सूफीज के साथ एसोसिएटेड है। कलाम का मतलब लिरिक्स, इसमें जो राग गाए जाते हैं मकम बोलते हैं उनको, ठीक है। बाग पाक जो है बिना इंस्ट्रूमेंट के जम्मू में नरेटिव सिंगिंग है, ये याद रखो। लाल नुमान जो है मदर और चाइल्ड के बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सुरमा जो है बेसिकली डोगरी में जो न्यूली मैरिड वुमन है वो बेसिकली अपना दुख बताती है क्योंकि उसका पति जो है वो बाहर आर्मी में है, ठीक है। ये उसके बारे में। गीतरू जो है वो गीत है डोगरी पहाड़ी एरियाज के साथ एसोसिएटेड है। बेंथे जो गुजर बकरवाल का फोक म्यूजिक है, ये आपने याद है। करक जो है वो बेसिकली कोई कहानी है जोगीज की, ठीक है, ग्रुप है जिसको बोलते हैं जोगीज। और रबाब इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है। मसादे भी जम्मू रीजन का, और लेती जो है जम्मू हिल्स एरिया की ग्रास कटिंग के टाइम में गाया जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, तो आपको यहाँ से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको अभी इसके साथ ही पढ़ाने शुरू हो जाऊंगा ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ना जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट आर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के आर्ट के रिलेटेड ना एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम आर्ट को कवर करेंगे, जैसे शॉल वगैरह हो गया, जो हमारी हाथ से बनाई हुई चीजें होती हैं उनको कवर करेंगे। वहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम पहले आर्ट कवर करते हैं जम्मू कश्मीर का, जो भी क्राफ्ट वाली चीजें। देखो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अच्छे से समझ, जैसे शॉल्स हैं, ठीक है। शॉल्स आपको पता है कश्मीर में शॉल्स के लिए फेमस है, जैसे पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल के लिए एग्जाम में आपको ये पूछेगा ये पश्मीना शॉल बनता कौन सी वूल से, तो पश्मीना शॉल बेसिकली केल गुट, ठीक है, कंगन गुट जो है बेसिकली गोट जो है, केल गोट जो है, इससे बेसिकली बनता है, ठीक है। इससे ये आपने सबसे पहले पश्मीना शॉल किससे बनता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। फिर आपके कश्मीर में और कौन से शॉल पाए जाते हैं, जमावर शॉल। जमावर शॉल जो है वो भी कश्मीर का फेमस शॉल है, ये आपने याद है। तो शॉल इंडस्ट्री कश्मीर में लाने वाले कौन थे, शॉल इंडस्ट्री जो है कश्मीर में लाने वाला अकबर था। इंडस्ट्री किसने लाई थी, अकबर ने। ये फैक्ट भी याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया। फिर एक कनी शॉल जिसके बारे में पढ़ते हैं। कनी जो है बेसिकली नीडल का यूज किया जाता है, कनी से बनाया जाता है। कनी एक तरह की नीडल होती है। कनी शॉल्स भी कश्मीर के बहुत फेमस हैं, ठीक है। फिर एक रिंग शॉल भी है, रिंग शॉल। तो ये सब कश्मीर में ऐसे शॉल मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी तरह का बेसिकली ये आर्ट है वो तो कश्मीर का नहीं है। तो आपको याद रखना है पश्मीना शॉल भी कश्मीर में है, जमावर शॉल भी कश्मीर में है, कनी शॉल भी है, और रिंग शॉल भी। इतना आपने याद रखना है। अब देखो ये आपको आर्ट समझ आ गया। अब आपको पता है शॉल्स के ऊपर या डिफरेंट चीजों में बहुत सारी अच्छी अच्छी कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरीज जिसे कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई होना किसी चीज पे, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता कौन कौन सी तरह की कश्मीर में कढ़ाई की जाती है, और जो डिजाइन नहीं बनते उनको बोलते हैं यार कढ़ाई करना कपड़ों के ऊपर, तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है। उसको जिसमें एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर की कसीदा, जो बहुत फेमस है, जिसमें बहुत इंट्रिकेट डिजाइनिंग की जाती है, इंट्रिकेट डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे नेचर के डिजाइन बनाए जाते हैं, पीकॉक बना दिया, कुछ बना दिया, इंट्रिकेट डिजाइनिंग के लिए कश्मीर फेमस है। लड़कियों को तो सब पता होगा ना, लड़कियों को तो सब पता होगा। कश्मीर अभी तो जैसे सर्दियां चल रही है तो जैसे मेरी भी सिस्टर है तो वो ऊपर से वो कपड़े एक ऊपर पहनने के लिए आ जाता है पूरा, ठीक है, कश्मीरी का जो स्टाइल में होता है तो वो पहनती है। तो इंट्रिकेट डिजाइनिंग, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग है जिसको बोलते हैं कसीदा, नेचर के साथ बेसिकली इंस्पायर होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल में सोजनी स्टाइल, ये एग्जाम में पूछता है। सोजनी स्टाइल में टीला वर्क भी होता है। टीला वर्क देखो फर्क क्या है। टीला वर्क होता है वो जो आपके घर वालों में, जैसे मेरे को पता है कि टीला वर्क में जो मेटल की चीजें यूज की जाती हैं, जैसे मान लो मोती शोती दिसदा टाइप, तो वो होता है टीला वर्क। जो मेटेलिक वर्क होता है ना उसको बोलते हैं टीला वर्क। मेटेलिक वर्क को बोलते हैं टीला वर्क। देखो अब तो कसीदा एक तरह की डिजाइनिंग है ना, मान लो फिरन के ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई है तो उसके ऊपर कसीदा डिजाइनिंग एक तरह की डिजाइन पढ़ो। अब उसमें स्टाइल जो है वो टीला वर्क भी हो सकता है, मेटल का काम भी हो सकता है, सिल्वर का भी काम हो सकता है, फिर के ऊपर होता है, शॉल के ऊपर है। और या तो है आपको जो सोचनी एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है, मतलब छोटी फाइन निडल से पश्मीना में जैसे काम किया जाता है, फाइन निडल से काम किया जाता है, फाइन निडल वर्क जो होता है, जो पश्मीना में मान लो, तो वो आपका किस में आ गया, वो सोजनी एम्ब्रॉयडरी आ गया। बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी इस तरह का काम कश्मीर में किया जाता है। टीला वर्क होता है जो मेटल वर्क किया जाता है, जैसे गोल्ड सिल्वर का, जैसे फिरन या शॉल्स में आपने देखा, तो ये होती है एम्ब्रॉयडरी। ये आपने याद रखना भाई, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
जैसे खत्म बंद पूछा गया था ना, जो फॉल सीलिंग पे काम होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कश्मीर में क्या होता है, तो एम्ब्रॉयडरी में कसीदा इंट्रिकेट डिजाइनिंग जो कश्मीर में डालते हो आप, इसमें सोजनी स्टाइल है जिसमें फाइन वर्क किया जाता है नीडल से, छोटी छोटी नीडल से। टीला वर्क होता है जिसमें मेटल का काम किया जाता है ऊपर, ये आपने याद रखना। और शॉल्स में मैंने आपको बता दिए, कनी शॉल्स हैं, जमावर शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स जो केलगोट से बने, रिंग शॉल्स हैं, ठीक है, ये सब कश्मीर में शॉल्स इस तरह के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हुई अब कारपेट। अब आपको पता है कारपेट जो होते हैं, जो नीचे आपको डालने के लिए मैट्रेसेस हैं, वो कश्मीर के बहुत फेमस है, नमदे वमदे, ठीक है, वो बहुत फेमस है। इसमें आपका एक गब्बा सबसे इंपॉर्टेंट है। गब्बा भी आपके कश्मीर के मैट्रेसेस में आता है, फ्लोर की पूरी की कवरिंग की जाती है, ये वुलन का बनता है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। फिर नमदा, नमदा भी बनता है। नमदा कैसे बनता है, वूल को बीट कर करके, मतलब ऊन को मार मार के, तो नमदा प्रिपेयर किया जाता है, तो ये भी एक तरह, उसके ऊपर बाद में एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने जो है चेन स्टिच रग भी बनाए जाते हैं, चेन स्टिच रग, ये नाम भी याद रखोगे, और बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है चेन स्टिच रग, जो है ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। और एग्जाम में आता है कि कारपेट इंडस्ट्री को, जैसे शॉल इंडस्ट्री को कश्मीर में अकबर ने लाया था, तो कारपेट इंडस्ट्री को जो है कश्मीर में लाने वाला सुल्तान जैन उल अबिदीन था। अब ये कौन है, ये सब आपको मैंने हिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ाया, वो देख लो, आपका कवर हो जाएगा। तो कारपेट को लाने वाले कौन है, सुल्तान जैन उल अबिदीन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो जेकेएसएसबी ने पूछा था, खत्म बंद के बारे में। खत्म बंद क्या होता है, जो तो कश्मीरी है उनको पता है, कश्मीर वालों को, ठीक है, बाकियों को नहीं पता था। खत्म बंद क्या होता है, एक तरह की सीलिंग्स, जो आपके छतों की सीलिंग्स हैं, जो आप फॉल सीलिंग कराते हो, वो करवाने का तरीका है, दैट इन्होंने खत्म बंद। इसमें क्या होता है, वुड का यूज किया जाता है मेनली, जो है आपको अखरोट की लकड़ होगी या देवदार की लकड़ होगी, इसको यूज किया जाता है, और इससे सीलिंग्स आपकी छतों की जाती है, इसको बोलते हैं बेसिकली खत्म बंद। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या क्या काम है यहाँ पर, एक है पेपियर मैकी। पेपियर मैकी यार ये भी पूछा गया, पेपियर मैकी जो है ये एग्जाम में पूछा गया, ये भी जैन उल आबिदीन ने लाया। पेपियर मैकी जो है जैन उल आबिदीन ने कंसेप्ट लाया। देखो जैन उल आबिदीन, इसमें क्या करते हो आप, ध्यान सुनो, आप क्या करते हो, आपको मान लो आपने पेपर लिया, पल्प का पेपर ले लिया, पल्प पेपर लिया, उसमें आपने ग्लू वगैरह यूज कर ली, या मान लो जैसे आटे से, आप जिसको हम लेई बोलते थे, आटे से लेई बना के उसको आपस में जोड़ के चीजें बनती, दैट इज नोन एज पेपर मैकी, मतलब पेपर से चीजें बनती है, पल्प ऑफ पेपर। पल्प ऑफ पेपर का पल्प यूज करके, पेपर को यूज करके, उसके साथ कोई एडहेसिव यूज, एडहेसिव मतलब जोड़ने वाली चीज, एडहेसिव कुछ भी यूज कर, जैसे ग्लू यूज कर सकते हो, या पहले यार, पहले आप घर के पेपर से भी ना वो लेई लगा के ऐसे लिफाफे बना देते थे, ठीक है, तुम लोगों को तो शायद नहीं पता, तुम बड़े लोग हो, बट मुझे पता है एडहेसिव का यूज करके, पेपर को यूज करके उसको जोड़ के लिफाफे बनते थे। ऐसी तरह के पेपर मैकी में बहुत सारे डिजाइन बनते हैं, तो ये भी कश्मीर की फेमस है, एग्जाम में पूछता है, और इनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड डिमांड भी रहती है, ठीक है। एक होता है कंदकारी कॉपरवेयर, कंडकारी कॉपरवेयर, ठीक, कंडकारी कॉपर। अब देखो जो कॉपर के बर्तन, कश्मीर में आपको पता है एम्ब्रॉयडरी बहुत है, अब जो कॉपर के बर्तन है ना, उसके ऊपर बेसिकली चित्रकारी की जाती है, समझ लो। जैसे मान लो जो टी कैटल है, टी कैटल होती है जिसको समोवर कहते हैं, ठीक, कश्मीरी समोवर, ठीक है, कश्मीरी समोवर, ये भी एग्जाम में पूछता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, कश्मीरी समोवर मतलब जो आपकी टी कैटल है, टी कैटल, तो टी कैटल को कश्मीरी में समोवर कहा जाता है। तो टी कैटल जो है उसके बाहर जो है कॉपर की डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, कॉपर वेयर में बाहर से जो डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, और उसको बेसिकली उसमें कौन किसको भी बोलते हैं, कंडकारी बोलते हैं। मतलब कॉपर के बर्तनों की जो बाहर से, जैसे टी कैटल है कॉपर की, उसको बाहर से जो डिजाइनिंग की जाए उसको बोलते हैं कंडकारी। क्या याद रखना है, कंडकारी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बेसिकली उसमें बेसिकली बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सिंबल्स बनाए जाते हैं, या कैलीग्राफी की जाती है, मोटिव्स बनाए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर विकर वर्क, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विकर वर्क आपको पता होना चाहिए, ये भी कश्मीर में बहुत फेमस है। मान लो अगर आप लोगों आपने, आप में से सबने कांगड़ी तो देखी होगी, ठीक है, चाहे जम्मू के चाहे कश्मीर में, कांगड़ी उन्होंने देखी होगी। अगर आपने कांगड़ी देखी होगी, ये आपका कांगड़ी का वो पोर्शन आ गया जहां पे आप कांगड़ी में चीजें डालोगे, उसके ऊपर जैसे ये होता है पकड़ने के लिए, ठीक है, ये यहाँ से पकड़ने के लिए होता है, ये बीच में यहाँ पे आपने आग डाल दी, ये ऊपर से पकड़ने वाला। अब ये जो बाहर बीच में जिसमें आग पड़ी होती है, इसके बाहर बाहर काम किया होता है ना, ऐसे तरह का काम होता है, ये जो काम होता है डायरेक्ट नोन है विकर वर्क, इसको क्या बोलते हैं, विकर वर्क। कांगड़ी से याद कर सकते हो, कांगड़ी के बेसिकली आगे पीछे जो काम किया जाता है वो विकर वर्क का किया जाता है, मतलब आप मान लो एक लकड़ तरह का काम होता है, ठीक है, छोटा छोटा। आपने देखो इसकी बहुत सारी चीजें भी बनती है, डायरेक्ट इन्होंने विकर वर्क, यार एक बार ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार जैसे मान लो अभी मैंने आपको विकर वर्क बोला, आप लेक्चर देख रहे हो गूगल में, साथ में विकर वर्क देख लो, फिर खंडकारी कॉपरवेयर देख लो, तुम्हें इजीली कभी नहीं बोलेगा, टच मी, ट्रस्ट मी, सॉरी, टच ट्रस्ट मी, तुम्हें कभी नहीं बोलेगा यार, तुम्हें कभी नहीं बोलेगा, तुम एक बार इसको साथ में, कभी वो स्लिप और टंग हो जाती है यार। विकर वर्क भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जम्मू में फुलकारी, फुलकारी,
ठीक है। फुलकारी जो है वो जम्मू रीजन में, फुलकारी भी एक तरह का डिजाइन जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ब्राइट से फ्लोरल डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, और वुमेन भी है घरों में करते हैं, फुलकारी काम करते हैं, तो जम्मू रीजन का फेमस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लकचा, लकहा, लकहा क्या होता है बेसिकली, देखो, अगर आपने गुज्जर वुमेन, गुज्जर बकरवाल वुमेन को देखा होगा, उन्होंने ना सिर के ऊपर डिफरेंट कलर की होती है, बट मेनली रेड कलर की एक कैप सी पहनी होती है, ज्यादातर रेड कलर के ऊपर एक कैप होती है उनके सिर में, ठीक है। इसको बोलते हैं लखा, लखा क्या है, बच्चे भी पहनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लखा, ये आप याद कर लेना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब और क्या है, एक क्राफ्ट है कश्मीर का, एक किश्तवाड़ का, किश्तवाड़ में एक क्राफ्ट है, मैंने देखा था, ये बिन्ना, बिन्ना क्राफ्ट जो है किश्तवाड़ का है, ठीक है। किश्तवाड़ जो है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है बनाती हैं, क्राफ्ट है किश्तवाड़ का, जिसमें मैट्स बनते हैं, कंटेनर ट्रेस बनते हैं, बस सर्कुलर चीजें ज्यादा बनती है इसमें, बिन्ना वर्क इसको कहते हैं, किश्तवाड़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। फिर कांगड़ी, कांगड़ी सबको पता है, कंगेर या कांगड़ी जिसे कहते हैं, बोल मैंने आपको 10 बार बोला, कश्मीर में एक फिरन हो, ठीक है, एक कांगड़ी हो उसके अंदर, और एक आप चाय पी रहे हो, ठीक है, वो उसका मजा ही अलग है। तो कांगड़ जो है, कांगड़ी जो है बेसिकली एक तरह का आपका अर्थन वेयर बाउल है, अर्थन वेयर बाउल है, जिसमें आप क्या करते हो, और इसमें बेसिकली विकर वर्क किया होता है, ऐसे नहीं है, अर्थन वेयर बाउल के आगे पीछे पूरा विकर का वर्क किया जाता है, और इसमें आप क्या डालते हो, हॉट एम्बर्स को डालते हो, अंगार डालते हो, और बेसिकली आप इसको सेकते हो, ठीक है, सर्दियों में, ठीक है, ये आपको पता है, इस टाइम तो आपको बड़ी जरूरत है इसकी, और यूज भी करोगे। फिर फिरन की बात कर, देखो फिरन जो है, ये सबसे पहले एग्जाम में जेकेएसएस में पूछा था कि फिरन जो है वो बिलो द नीज जाता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बिलो द नीज होता है, मतलब नीचे नीचे तक पूरा कवर करने के, बिलो द नीज होता है। दूसरी बात, क्या ये लूज होता है या टाइट होता है, बहुत लूज होता है, क्यों, इसके अंदर हमने कांगड़ी भी डालनी है ना, कांगड़ी डाल के उसको सेकेंगे ना, तो ये बहुत लूज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या इसमें कढ़ाई का काम होता है, तो बिल्कुल, जो मैन के लिए होता है, देखो लड़कों के लिए सिंपल है, जैसे वो किसी की शादी हो तो लड़कियों का पूरा ब्राइड मेकअप होता है, लड़के ना मुंह धो के ही चल जाते हैं, ठीक है, अपनी ही शादी में सिर्फ मुंह धो के, लिटरली मुंह धो के। अब कई हो जो बहुत अच्छे वो तैयार व्यार हो, बट लड़कों को इतना नहीं, उनको तो जिम्मेवारी बहुत होती है, लड़कियों का काम होता है, लड़कियों को सिर्फ बोलते हैं तुमने बस तैयार होना है, तुम तैयार होके टाइम में शादी में पहुंच जाना। जस्ट किडिंग, लड़कियों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लड़कियों के केस में स्टाइल बहुत ज्यादा होता है, स्टाइल मतलब उनकी उनकी पहनने की चीजों की में कढ़ाई अच्छी होगी, दिस दैट। लड़कों को क्या है, जहां बिठा दिया वहीं पे शुरू हो गया काम। तो बेसिकली अगर हम बात करें, फिर हम जैसे बिठा दिया वैसे ही रह लेंगे, जो खिला दिया वही खा लेंगे, ठीक है, तो वो सिस्टम है। तो बेसिकली जो फिरन है आपका, जो लड़कों के लिए है वो सिंपल है, बट वुमेन के लिए सिंपल नहीं है। वुमेन के जो फिरन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, तो ये आपने याद रखना, जिसमें जैसे आरी वर्क होगा इसमें, ठीक है, टिला वर्क है, उसके बाद आपका सोजनी एम्ब्रॉयडरी यूज की जाती है, तो वुमेन के फिरन में आपको बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक सोमोवर के बारे में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बेसिकली कश्मीरी टी कैटल को बोला जाता है, टी कैटल को कश्मीरी में जिसमें कावा या नून चाय वगैरह बनती है उसको बोला जाता है समोवर, ठीक है, कॉपर या ब्रास की बनती है, और इसके बाद बेसिकली खंडकरी की जाती है, ठीक है, दिस इज क्लियर भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेकेएसएसबी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, आर्ट के रिलेटेड और क्राफ्ट के रिलेटेड, क्राफ्ट के रिलेटेड जेकेएसएसबी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, बहुत क्वेश्चन। शॉल्स में पश्मीना शॉल केल गोट से एसोसिएटेड है, कोई शीप नहीं है, गोट के एसोसिएटेड है। जमावर शॉल है, फिर अकबर ने इंडस्ट्री लाई, कनी शॉल है, रिंग शॉल है, एम्ब्रॉयडरी में कसीदा एम्ब्रॉयडरी जिसमें इंटीग्रेटेड डिजाइन है, फिर स्टाइल में सोजनी एम्ब्रॉयडरी फाइन नीडल का यूज है, टीला वर्क मतलब मेटल का काम किया गया है, ठीक है, आरी वर्क भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद कारपेट में गब्बा नमदा कारपेट है, चेन स्टिच रब है, ठीक है। उसके बाद सुल्तान जैनुल आबिदीन ने इनको लाया। फिर खत्म बंद जो है बेसिकली जो सीलिंग पे आपके वुडन का काम किया जाता है। पेपर मैकी मतलब मैंने आपको बताया एडहेसिव और पेपर पल्प को यूज करके आप कोई चीजें बनाते हो, बहुत फेमस है ये। खंड करी कॉपर के बर्तनों के बाहर जो बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल साइंस बनाए जाते हैं, वो सारे खंड करी में आता है। विकर वर्क जो आपकी कांगड़ी वांगड़ी के बाहर में जो काम होता है डायरेक्ट नोन है विकर वर्क। फुलकारी जो है जम्मू रीजन में बेसिकली जो एक तरह का लड़कियां बनाती हैं कपड़े वपड़ों में, वो डायरेक्ट नोन है फुलकारी। लचका जो है जो गुज्जर वुमेन जो है या बच्चे जो है जो कैप्स पहनते हैं डायरेक्ट नोन है। बिन्ना जो है वो किश्तवाड़ का फेमस, जिसमें मेनली सर्कुलर सी काफी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। बिन्ना वर्क आप देख लेना, नेट में मिल जाएगा, बहुत अच्छे डिजाइन बनते हैं, मैंने देखे हैं। मैं पढ़ाने से पहले ना सब चीजें देखता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले जो भी पढ़ाने वाली चीज होती है ना उसको पहले देखता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ाने हो जाता है। बट अगर मैं वो पीडीएफ बना, मैं सच बोलता हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम हो ना, मतलब अगर मुझे हफ्ते में एक ही लेक्चर लाना हो, या मैं सिर्फ पढ़ाना हो, मेरा काम, मेरी लाइफ में और काम ना हो, सिर्फ पढ़ाने का काम हो, तो मैं आपको ना हर एक चीज के साथ विजुअल एआई का यूज करके बना के बताऊं तुम्हें, ताकि तुम्हें दिमाग से कभी भूले ना। बट अगर मैं ये काम करूँ ना, मुझे लेक्चर लाने में 5 दिन लग जाए,
फिर तुम क्या पढ़ोगे? इसलिए मैं अपने लेवल पे जो मेरे से बेस्ट बनता है, जितने जल्दी बेस्ट चीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं वही करता हूँ। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन सब चीजों का नाम सुन के, मेरे से समझ के, एक बार गूगल में इनका फोटो देख लेना। इतना तुम अपने लिए मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम अपने लिए कर रहे हो, ये बात याद हमेशा दिमाग में रखना। टीचर तुम्हारे लिए कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पढ़ो और मेरा जो अंदर सुकून मिलता है मुझे तुम्हें पढ़ा के, वो मिले बस। तुम इसलिए कर रहे हो, तुम्हें नौकरी लेनी है भाई, तुम्हें अपने घर को संभालना है। तुम्हारी कईयों की शादी है की डेट हो रही है, लड़कियों को तो घर वाले शुरू हो जाते होंगे हर दूसरे दिन कि इस बार इस साल नहीं हुआ तो शादी करा देंगे। लड़कियों के तो ये चलता है, और लड़कों को तो मत ही पूछो, वो तो सुबह उठेंगे तो ताना मिलेगा, नौकरी नहीं लगी, दिन को रात को चलता है। मुझे पता है सबके घरों में ये प्रेशर फील होता है, हम मिडिल क्लास बंदे हैं और ये रहता है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी जल्दी नौकरी लोगे, जल्दी काम निपटेगा। फिर फिरन जो है सबसे पहली बार नीज के बिलो तक होता है, लूज होता है, आपने याद है ना। मैन के लिए सिंपल होता है, वुमेन में आरी या सोजनी वर्क होता है। समोवर जो है बेसिकली टी कैटल को बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कुछ तो थोड़ी देखो, तीन चार टॉपिक हमारे और बचते हैं। मुझे लगता है लेक्चर लेंथी होगा, बट अगर अभी तक मैं बोर नहीं हो तो तुम कैसे बोर हो सकते हो? ठीक है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, आजकल ना जीकेएसएस भी क्या कर रहा है, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर की। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे रिसेंटली मैंने आपको किसी पेपर का पीवाईक्यू पढ़ाया था, उसमें बुरजाउन के बारे में इन्होंने पूछा था कि इसमें से कश्मीर की कौन सी नियोलिथिक साइट है। देखो, नियोलिथिक साइट इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो है। नियोलिथिक साइट जो है कश्मीर में, एक है बुरजाहुम। कौन सी है? बुरजाहुम। ठीक है, बुरजाहुम। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देखेंगे। एक है गुफकराल। कौन सी है? गुफकराल। पहले तो इनको कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी देखें। बुरजाहुम की अगर हम बात करें, बुरजाहुम कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में नियोलिथिक साइट। देखो आपका बेसिकली नियोलिथिक है, लिथिक मतलब स्टोन टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला पीरियड पैलियोलिथिक था, फिर मीजो, फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक बुरजाहुम एक साइट है श्रीनगर में। ये किसके लिए फेमस है? पहले तो पिट ड्वेलिंग सिस्टम, मतलब खड्डे निकाल के वहां पे रहने का सिस्टम जो है बेसिकली यहाँ पर देखा गया, पिट ड्वेलिंग सिस्टम जो था यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोन के टूल्स मिले, हड्डियों के बने हुए टूल्स मिले बेसिकली। दूसरा, तीसरा यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा फीचर ये मिला कि डॉग जो था उसको ब्यूरी किया जाता था विद देयर मास्टर, ब्यूरिड विद देयर मास्टर। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, विद देयर मास्टर। ये दूसरी आपकी नियोलिथिक साइट जो है गुफकराल मिली। गुफकराल जो नियोलिथिक साइट है वो तराल में मिली, पुलवामा रीजन में। कौन सा? पुलवामा में मिली। ठीक है, फेमस है गुफकराल। गुफ का मतलब होता है केव। ठीक है, गुफ का मतलब क्या होता है? केव। कराल का मतलब होता है पोर्टर। बेसिकली यहाँ पर केव्स बहुत ज्यादा पाई गई और पोर्ट्री बहुत ज्यादा पाई गई, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या है? बेसिकली गुफकराल। तो गुफ मतलब केव्स और पोर्ट्री के साथ एसोसिएट है, तो गुफकराल, तराल, पुलवामा, ये आपने याद रखना। ठीक है भाई, यहां से क्वेश्चन अब आ रहे हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, आपने पढ़ा था, मैंने आपको अपने हिस्ट्री के ही लेक्चर में पढ़ाया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो कनिष्क ने कराई कुंडल वन में। इस कुंडल वन में, जहां पर कुंडल वन जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, एट प्रेजेंटली वो कौन सी जगह है? हरवान। एट प्रेजेंटली उस जगह का नाम है हरवान। तो ये एंशियंट साइट हुई ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट हुई, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में ही है। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में ही है। और यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कनिष्क ने कराई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ लेना। मैराथन सेशन है 1 सवा घंटे का, बट जो वहां पे पढ़ाया है ना, तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं और से। तो वहां से पढ़ लेना एक बार अच्छे से। नेक्स्ट चीज, अब आपके अखनूर एरिया ना, जैसे आपका श्रीनगर में आपने मैंने बता दिया न्यूली साहिब। वैसे अखनूर जो है वो कहाँ पर है? पहली बात, अखनूर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अखनूर का नाम दो तीन बार आ गया आर्मी वालों के लिए, अब यहाँ पर भी। अखनूर जो है बेसिकली वो कहाँ पर है? जम्मू में है। अखनूर जम्मू में है। यहाँ की दो साइड आपने याद रखनी है, अंबारम, अंबारम। ठीक है, अंबारम, ये अखनूर में ही है, आसपास में ही है। अंबारम, और दूसरी जो है बेसिकली मांडा। ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू में, अखनूर में। ठीक है, सबसे पहली बात, जो अखनूर में साइट है अंबारम, अंबारम बेसिकली किसके लिए फेमस है? बुद्ध। ये यहाँ पे मैंने विजिट किया तो बुद्धिस्ट साइट है ये। सबसे पहले बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ पर बुद्धिज्म के रिलेटेड और मोनेस्ट्री है, यहाँ पर रिलिक्स भी मिले हैं, स्तूपास भी मिले हैं। तो अंबारम जो है एक बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पर है? अखनूर में। इंपॉर्टेंट। फिर मांडा जो है, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी हुई है इंडिया की, उसमें आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइज, या जिसको हम बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नदर्न साइड जो है वो मांडा ही है। कौन सी है? मांडा। तो नदर्न मोस्ट साइड जो है हमारी, नदर्न मोस्ट साइट जो है हमारी, वो कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ऊपर, वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हमारी मांडाई है, जो कहाँ पर है? जम्मू के अखनूर में। ठीक है, तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम बिल्कुल भी घबराओगे नहीं और अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो क्या देखा हमने? सर हमने सबसे पहले देखा आर्कियोलॉजिकल साइट में, सबसे हमें पढ़ा नियोलिथिक साइट जो है बुरजाहुम में और गुफकराल में। बुरजाहुम श्रीनगर में पिट ड्वेलिंग सिस्टम हमने देखा, बोन टूल्स देखे, डॉग को ब्यूरी किया जाता है विद देयर मास्टर। गुफकराल मतलब केव पॉटर्स। पहले तो इन्हें मीनिंग देखो, तराल पुलवामा में है। ठीक है,
नियोलिथिक साइट है। फिर कुंडल वन जो है, जहां पे कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, जिसको वसुमित्र ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, ये भी याद कर लो यार, ये मैंने अभी डाला था पेपर में क्वेश्चन। तो वो कौन सी साइट है? हरवन, हरवन एट प्रेजेंटली उसका नाम है। ठीक है। फिर अखनूर जो है जम्मू में है बेसिकली, यहाँ पर अंबाराम बुद्धिस्ट साइट है। और मांडा जो है बेसिकली एक हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। ये पॉइंट आपने याद है। हरप्पा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट के बारे में आपने याद है। दिस इज क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई घबराहट हो रही हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे अभी बता दो। ठीक है। अभी दो तीन टॉपिक रहते हैं, अभी लेक्चर चलेगा बिल्कुल। अगर पानी वानी पीने, पानी पी लेते हैं। तुम भी पानी पी लो, बट अभी जाना नहीं है, यहाँ पे एक लिस्ट करके जाना है यहाँ। क्योंकि फिर तुम ना, मुझे लगता है जिस तरह की मेरी स्पीड चल रही है ना, तो मुझे लगता है मेरी फ्रीक्वेंसी तुमसे ज्यादा है। मेरी लेक्चर लाने की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे लेक्चर कंप्लीट करने से ज्यादा होगी आजकल। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जिस दिन मेरी ब्रेक लगी ना बीच में, फिर आपने मेरे चैनल में देखा ही होगा, फिर पीछे पहले मैंने 9 महीने लेक्चर नहीं पढ़ा, फिर 3 महीने लेक्चर नहीं पढ़ा। तो अगर मेरी स्पीड कॉन्टिन्यूसली चल रही है तो तुम पढ़ते चलो, जिस दिन इधर ब्रेक लगी ना, तो फिर लेक्चर भी नहीं आते हैं। इसी तरह तुम भी कंसिस्टेंसी से लेक्चर कंप्लीट करो। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताते भी चला करो कौन कौन से टॉपिक में और जोर देना है। ठीक है, वो हम करते चलेंगे। और दूसरी बात, अगर इतना अभी तक पढ़ा है और अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप 2 सेकंड निकाल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है फिर नहीं जरूरत। अगर आपको लग रहा है कि ये डिजर्व करता है रिकॉग्निशन, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और रिकमेंड भी कर सकते हो। देखो यार, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं खुद एडवर्टाइज करूंगा तो वो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोग जिस जेन्युइन चीज को प्रमोट करोगे ना, तो उसमें एक तो तुम्हें भी पीस मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। ठीक है। तो आपको रिकमेंड करना चाहिए अगर आपको ये पसंद आता है, बाकियों को भी। ठीक है, आने वाले एग्जाम से जीके से मैंने सबकी तैयारी करानी है, तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइब्रेरी में, कहीं भी जाते हो तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हो। बस आपने एक बार उसको बताना है, अदरवाइज आगे उसका ये मर्जी है, वो पढ़े ना पढ़े। वो वीडियो देखेगा तो पढ़ लेगा। ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं या मेले हैं जो कश्मीर में, जो मेला जो जम्मू कश्मीर में लगते हैं, जिनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जब अब कुछ हैं, जैसे मैं नहीं बताऊं, जैसे लोहड़ी है। लोहड़ी सबको पता है, लोहड़ी जो है मकर संक्रांति के में बनाया जाता है। लोहड़ी जो है स्प्रिंग जब आता है, आग जलाई जाती है शाम को, ये सबको पता है। फिर मकर संक्रांति अब पढ़ लिया है, छज्जा डांस इसी के साथ लोहड़ी के साथ, so ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब जो है, जो रीजनल है, ज्यादा एग्जाम में आता है, दैट इज नोन है बहु मेला। बहु मेला जो आपको पता है, बाहु फोर्ट में ऑक्टोगोनल शेप फोर्ट है। सबसे पहले ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें बावे वाली माता का मंदिर है, तो यहाँ पे तो मेला लगेगा। 2 बार नवरात्रे आएंगे साल में, सितंबर अक्टूबर के टाइम में आ जाते हैं एक बार नवरात्रे, और दूसरे नवरात्रे आपके मार्च अप्रैल में आ जाते हैं। मार्च अप्रैल में तो 2 बार यहाँ पे मेला लगता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे माता का मंदिर है, और इस वजह से यहाँ पे मेले वगैरह लगता है। तो ये पॉइंट तो आपको कोई यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जम्मू में ही बात करते हैं, जीडी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जीडी मेला जो है बेसिकली किस गॉड के साथ एसोसिएटेड है? तो बाबा जीतो के साथ एसोसिएटेड। किसके साथ? बाबा जीतो के साथ एसोसिएटेड है। और ये जो है वो किस महीने में लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है, जैसे इस साल भी नवंबर के महीने में लगा था, और आई थिंक 4 नवंबर का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं अब याद आ रही है। लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो बेसिकली ये बाबा जीतो की मेमोरी में बनाया जाता है, और ये बेसिकली 15 एक दिन का आई थिंक होता है। कार्तिक मास में बेसिकली किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अक्टूबर नवंबर के महीने में ये बीड़ी मेला जो है आपका लगा था। ठीक है, दिस इज क्लियर, पूर्णिमा वाले दिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जो और जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आता है, ऐसे तो बहुत सारे, जैसे मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर लगता है मानसर में। ठीक है, ये आपको नाम से पता चल, जो नाम से पता चल जाए वो मैं क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, जो आपको नाम से ही पता चल जाए वो तो आप पेपर में कर लोगे ना, वो चीजें मैं नहीं पढ़ा। जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल है। देखो, ट्यूलिप फेस्टिवल सबसे पहले फ्लावर फेस्टिवल है। फ्लावर फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? देखो, जो आपका बेसिकली इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है बेसिकली श्रीनगर में, वहां पर जो है अप्रैल के महीने में लगता है, अप्रैल के महीने में। ठीक है, मेनली 5 से 15 अप्रैल में जो है बेसिकली इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में आपका जो है ट्यूलिप को शो किया जाता है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। ठीक है, कहाँ पर? श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन जो इंदिरा गांधी मेमोरियल फेस्टिवल है, वहां पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फेस्टिवल, जैसे अमरनाथ यात्रा, तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है अमरनाथ यात्रा के बाद। सबसे पहली बात, अमरनाथ यात्रा की आपको एक तो ये पता होना चाहिए कौन से महीने में, जो सावन का महीना है तब ये यात्रा स्टार्ट होती है। अमरनाथ यात्रा जो है, जो स्टार्ट होती है पहलगाम वाले एरिया से स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमरनाथ यात्रा जो है आपने जून से अगस्त याद रख लेना है। ठीक है, जून एंड अगस्त के बीच में आपकी अमरनाथ यात्रा इस महीने में ही होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम है, यहाँ पे शिवलिंग है उसके साथ एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट आपका एक गुरेज फेस्टिवल है। गुरेज फेस्टिवल जो है बेसिकली हर साल जुलाई के महीने में ट्रेडिशनल फोक डांस वगैरह होता है गुरेज रीजन में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, किशन गंगा रिवर के पास। तो बेसिकली जुलाई के महीने में एक फेस्टिवल परफॉर्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक सेफ्रॉन फेस्टिवल भी होता है जो अक्टूबर के महीने में मेनली होता है, जब सेफ्रॉन सेफ्रॉन फेस्टिवल, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको किसके रिलेटेड फेस्टिवल है, बट अक्टूबर के महीने में होता है। बेसिकली जब सेफ्रॉन पूरी तरह से ब्लूम किया जाता है तो वो फेमस है, ठीक है। उसके लिए कश्मीर सेफ्रॉन आपको पता है वर्ल्ड फेमस है, जेफ्रॉन भी कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब जो एग्जाम में पूछता है ना, ये तो आपको नाम से ही पता चल गए। अब कुछ है जो नाम से पता नहीं चलता बट एग्जाम में पूछता है, जैसे सुबरधर मेला, ये जेकेएसएसबी ने पूछा। मैं आप वो बताता हूँ जो जेकेएसएसबी में पूछे हुए हैं। सुबरधर मेला, सुबरधर मेला की बात करें, सुबरधर मेला पहली बात कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, डोडा। डोडा में भी मेनली भद्रवाही, ये जेकेएसएसबी ने पूछा था। ये बेसिकली नाग देवता सुबरधर के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है, नाग देवता के साथ एसोसिएटेड है, तो डोडा के भद्रवाह में मेनली, ठीक है। उसके बाद आपका एक और पूछा गया परमंडल मेला, ठीक है, परमंडल मेला। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परमंडल है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। परमंडल इज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो परमंडल है, वहां पर परमंडल मेला लगता है, जो जिसको छोटा काशी भी कहते हैं, परमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है, वहां पर लगता है, ठीक है। बेसिकली इस फेयर में मेन चीज ये है कि लॉर्ड शिवा की जो मैरिज हुई थी, लॉर्ड शिवा की जो वेडिंग हुई थी किसके साथ, गॉडेस पार्वती के साथ, माता पार्वती के साथ, उसको बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। परमंडल में, परमंडल कहाँ पर है, सांबा में। शिवरात्रि के टाइम में बहुत फेमस यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज खीर भवानी मेला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये खीर भवानी। ये भी अब जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आने वाले। खीर भवानी जो है ये कहाँ पर है, सबसे पहली बात, एक विलेज है तुलमुला विलेज, ठीक है। तुलमुला विलेज कहाँ पर है, तुलमुला विलेज गांधरबल में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल में, वहां पर ये होता है। बेसिकली देवी रगन्या देवी जो है बेसिकली उनके साथ एसोसिएटेड है, गॉडेस जो है हिंदू गॉडेस है, ठीक है, रगन्या देवी उनके साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। दुर्गा का ये एक रूप है, तो ये आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर। ऐसे ईद भी होती है, ईद के रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन, बट वो आप कर लोगे, ठीक है। ईद के बारे में सबको पता है, जो बड़े बड़े फेस्टिवल है वो सबको पता है ना, उनके बारे में आपको आ जाएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा। फिर सुध महादेव में भी एक मेला लगता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि सुध महादेव टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। सुध महादेव टेम्पल आपका कहाँ पर है, चनैनी में। चनैनी कहाँ पर है सर, चनैनी जो है वो बेसिकली उधमपुर में है। चनैनी कहाँ पर है, उधमपुर में। और यहाँ पर बेसिकली फुल मून के दिन बेसिकली यहाँ पर आर का महीना, जून के महीने में बेसिकली यहाँ पर जो है एक मेला लगता है, सुध महादेव मेला। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सुध महादेव कोई रहता है इस एरिया में, सुध महादेव वाले एरिया में। एक बार हम अपने कॉलेज से निकले थे सुध महादेव जाने के लिए, बट आगे गए रास्ते में पहुंचे तो लैंडस्लाइड हो गया। हम बाइक लेके गए थे, हम नहीं वहां तक पहुंच पाए, ठीक है। ये कॉलेज से जाने के टाइम की, आज से 3-4 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद में वापस अभी तक इस मंदिर में नहीं जा पाया हूं। तो इस मंदिर में विजिट करना है मुझे एक बार, ठीक है, सुध महादेव टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, देखो हिरत फेस्टिवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो हिरत कश्मीरी में किसको बोला जाता है, हिरत महाशिवरात्रि को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, महाशिवरात्रि को। अगर ये आएगा तो ये आप कर लोगे, महाशिवरात्रि को हिरत बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली हिरत मतलब हर रात्रि, हिरत मतलब अनदर नाम है लॉर्ड शिवा का, और रात्रि का मतलब नाइट, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित बेसिकली हिरत फेस्टिवल को बहुत अच्छे से बनाते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आपने सुना होगा, देखो अभी थोड़े साल पहले तक ईद उल मिलाद की छुट्टी नहीं होती थी मेरे ख्याल से, ठीक है। इस बार हुई है ना, ईद उल मिलाद की छुट्टी हुई है ना, हाँ। ईद उल मिलाद की छुट्टी हुई नहीं, ईद उल मिलाद की पहले भी छुट्टी होती थी। ईद उल मिलाद जो है वो उस दिन मनाया जाता है जिस दिन बेसिकली क्या हुआ था, बेसिकली इस्लामिक प्रोफेट जो हैं, प्रोफेट मोहम्मद जो है उनका बर्थडे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली एक छुट्टी हुई है शब्बे मिराज की, देखो ये इंपॉर्टेंट, ये बता देता हूँ। शब्बे मिराज की अभी रिसेंटली छुट्टी थी ना। शब्बे मिराज की पहले इतनी छुट्टी नहीं होती थी, शब्बे मिराज की इस बार छुट्टी थी, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शब्बे मिराज जो है बेसिकली ये क्यों मनाया जाए, शब्बे मिराज माना जाता है ये वो फेस्टिवल है, ये देखो जिस दिन प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो अल्लाह के साथ उधर गए थे, कहां पर गए थे, ऊपर हेवन में गए थे, उस नाइट को सेलिब्रेट करते हैं शब्बे मराज। तो इसकी इस बार छुट्टी थी, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है शब्बे मराज के बारे में। तो इस बार छुट्टी थी, मतलब आपने ये याद रखना है अल्लाह के साथ प्रोफेट जो इनके प्रोफेट है, प्रोफेट मोहम्मद, कौन से प्रोफेट मोहम्मद, वो बेसिकली हेवन में गए थे, ठीक है। आई होप आई एम सेइंग इट द राइट वे। तो वो कहाँ गए थे, वो गए थे हेवन में, इसीलिए इस शब्बे मराज, इस रात को गए थे, तो शब्बे मराज बनाई जाती है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये देख लेना, क्योंकि इस बार इसकी छुट्टी थी। काफी साल से इसकी छुट्टी शायद पिछले साल नहीं थी, तो बट इस साल इसकी छुट्टी थी, तो आप इस वे में याद कर सकते। मे भी हुई भी हो, अब इस पे नहीं आ जाना कि थी या नहीं थी, तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं हो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम स्टूडेंट हो, मैं
टीचर हूँ, हमें यहीं तक रहना चाहिए, तो इसमें नहीं घुसना कि थी पिछली बार नहीं थी। मुझे याद है पिछली बार भी मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था, इस साल भी हूँ। पिछले साल मुझे लगता है छुट्टी नहीं मिली थी, इस साल मिली है, मैंने इसलिए ऐसे बोल दिया। अदरवाइज कोई मुझे वो नहीं पता कि छुट्टी थी या नहीं थी एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे हैं, अब जो हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा, हमने डांस के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बोला कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें देखना है, बट उससे जाने से पहले ये रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो तुम भूल जाओगे। हम सब चीजें रिवाइज करके जा रहे हैं ना, इसको भी करेंगे। बाहु मेला जो है, बाहु फोर्ट में जो भाई वाली माता का मंदिर है, वहां पर 2 बार नवरात्रि आते हैं, तो उस ओकेजन पे होता है। जीडी मेला जो है बाबा जीतू का एसोसिएटेड है, अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, और मड़ सब डिवीजन में होता है। यार ये याद कर लेना, कौन सी सब डिवीजन में है, मड़ सब डिवीजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूलिप फेस्टिवल जो है, जब ट्यूलिप ब्लूम करता है उसके लिए है, अप्रैल में श्रीनगर में मनाया जाता है। अमरनाथ जो है बेसिकली जून और अगस्त के बीच में अमरनाथ यात्रा हमारी पहलगाम की तरफ से आपको पता है होती है। गुरेज जो है बेसिकली जुलाई के महीने में गुरेज वाले रीजन में मनाया जाता है। सेफ्रॉन जो अक्टूबर के महीने में, जब सेफ्रॉन पूरी अच्छी तरह से ब्लूम करता है उस टाइम में मनाया जाता है। सबरदन मेला डोडा का है, नाग देवता का एसोसिएटेड है। परमंडल सांबा में छोटा काशी भी उसको बोला जाता है, ये एक फेस्टिवल बहुत बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। इसमें बेसिकली मेन इसमें है लॉर्ड शिवा की वेडिंग पार्वती के साथ दिखाई जाती है। खीर भवानी में तुला मुल्ला विलेज जो है गांधरबल में, उसमें बेसिक खीर भवानी मंदिर में एक मेला लगता है, रगना देवी माता के साथ एसोसिएटेड है। सुध महादेव में मेला लगता है, सुध महादेव जी चनैनी विच इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जून के महीने में मेनली, ठीक है। हेरत जो है बेसिकली महाशिवरात्रि को बोला जाता है, कश्मीरी पंडित बहुत बढ़ चढ़ के इसको मनाते हैं। शबे मेराज जो है वो इस दिन को बोला जाता है जिस दिन अल्लाह के साथ प्रोफेट मोहम्मद जो है वो हेवन में गए थे, तो उस रात को शब्बे मेराज बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हमने पढ़ने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो म्यूजिक के साथ एसोसिएट, जिनको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने क्राफ्ट को आपको घर जाके देखना पड़ेगा ना, इसी तरह आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी देखना है। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर। संतूर का नाम जहां भी आएगा भजन सपोरी आएगा, तो भजन सपोरी जो है वो किसके एसोसिएटेड थे, संतूर के साथ एसोसिएटेड, ये आपने याद है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग्स वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो वुड का, स्टील और बैम्बू का मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो दो हाथ, एक मतलब एक ट्रेपेजॉइड शेप का वुडन का बॉक्स होगा, ठीक है। और दो हाथ में स्टिक्स पकड़ के, स्टिक्स छोटी छोटी जो है उनको पकड़ के इसमें बजाया जाता है, इसको ऊपर से ऐसे स्ट्राइक करके बजाया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना, ठीक है। इसको स्ट्राइकिंग स्टिक्स के साथ स्ट्राइक किया जाता है, दो कर्व स्टिक्स यूज की जाती हैं। जो कर्व्ड स्टिक जो है यूज की जाती है इसको बजाने के लिए, उनको हम बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं, कलम। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। आप एक बार इन सब को देखोगे, क्योंकि ये जो सुफियाना कलम है, ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है कश्मीर का, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़ चढ़ के यूज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं संतूर के बारे में, भजन से पूरी इससे एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक रबाब, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैं आपको पढ़ाया था। रबाब जो है बेसिकली ये भी स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी स्ट्रिंग्स का यूज होता है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिंग्स, जैसे मान लो वो वायलिन नहीं बजाते हो, ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट है, रबाब भी ऐसा है, ठीक है। ये आपने याद रखना, जब आप चक्री कर रहे हो या सूफियाना कलाम चल रहा है, इन सब में रबाब जो है यूज होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक सरंगी। सरंगी भी आपका एक स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रिंग्स वाला काम होता है, तो ये भी एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस के लिए आप देख लेना, स्ट्रिंग वाला मैंने आपको बता दिया, जस्ट लाइक वायलिन जैसे बजता है, तो बट आपको देखना पड़ेगा ना, इनकी थोड़ी डिफरेंस है इनमें, तो आप नेट में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाए, बस आपने इनकी शक्ल देखनी है, बाकी आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दो है यहाँ पर, देखो मान लो एक अर्थन गागर होती है ना एक जैसे, एक गागर को आप, अर्थन पॉट को अगर आप बजाओ, दैट इज नोन एज नाउट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नाउट क्या है, नाउट भी एक तरह का, मान लो अर्थन पॉट है, अर्थन पॉट जैसे एक यार मटके की गडवी को बजाने वाले नहीं होते, अर्थन पॉट उसको बजाना है, वो है नॉट, ठीक है। एक बड़ा सा अर्थन पॉट होता है, तो और बेसिकली उसको उसके बजाया जाता है, उसको बोलते हैं नॉट, तो ये भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट एक इंपॉर्टेंट है, जो भी अर्थन पॉट की तरह ही रहता है, ठीक है। एक अर्थन गॉबलेट शेप ड्रम होता है, उसका नाम है तुम्बा करनी। ये तुम्बा करनी थोड़ा लंबा सा होता है और छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है तुम्बा करनी। और अर्थन पॉट जो होता है वो गोलाई में बहुत बड़ा होता है, बस ये फर्क होता है। ये भी एक अर्थन जो है ड्रम की तरह, अर्थन पॉट ड्रम की तरह ही है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, इनको आप देखोगे फिर आपको ये समझ आएगा ये कौन सा क्या है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे साज है कश्मीर है, ये भी एक स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपने याद रखना है। साज जो है ये भी एक तरह का स्ट्रिंजेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आपने ये नहीं पढ़े और आप ऐसे ही आ गए तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमने कवर कर लिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ आज के लेक्चर में मेरी तरफ से समझ आया होगा।
मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की, बट आई होप मैं आपके साथ जस्टिस कर पाया हूँ। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेसिकली कल्चर और हेरिटेज, देखो ये टॉपिक अभी क्यों, इसमें अभी और लंबा ये टॉपिक जा सकता है, बट हेरिटेज की कुछ चीजें हम यहाँ पे नहीं बताते, जैसे मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्यों बताएंगे, क्योंकि हमने अभी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर कवर करना है, तो जब हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर कवर करेंगे, मॉन्यूमेंट्स उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऐसे हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, बट मॉन्यूमेंट्स क्योंकि आपके सिलेबस में टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक्चर टूरिस्ट प्लेस जम्मू, एक प्लेसेस टूरिस्ट प्लेस ऑफ कश्मीर लाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो ले आऊंगा आपके लिए, वहां पर हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी हमने सब कुछ देखा, हमने सबसे पहले कल्चर पर्सनैलिटीज को समझा, फिर उसके बाद हमने जो है जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी उन कश्मीरी या डोगरी लैंग्वेज को इन डेप्थ स्टडी किया, फिर हमने लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में जो इनके रिलेटेड थे वो देखा, फिर हमने डांसेस देखे जम्मू कश्मीर के, फोक डांसेस, फिर म्यूजिक देखा जम्मू कश्मीर का, फिर हमने आर्ट और क्राफ्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको कवर किया, फिर हम मूव कर गए आर्कियोलॉजिकल साइट जिसमें आजकल जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर हमने फेस्टिवल्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है वो हमने कवर किए, और उसके बाद हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें संतूर भजन स्पोरी एसोसिएटेड हैं, ठीक है, रबाब के बारे में, सरंगी ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, नाउट, आर्थन पॉट वगैरह, तुम्बा कर्मी भी इसके साथ, ये सभी हमने कवर किए है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, क्योंकि वहीं पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। बाकी जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे प्रिपेयर करें, वैसे ये लेक्चर सबके लिए, बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे प्रिपेयर करें, आपके लिए मॉक टेस्ट सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। गूगल में जाके सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस .in, क्या सर्च करना है, अवेकनिंग क्लासेस .in, वहां पर जाके आप इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, खुद अच्छे से रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। सो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताओ, और किस टॉपिक के रिलेटेड आगे आपको जल्दी में कंटेंट चाहिए आप बताओ, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।